अच्छा, मेंसुरेशन के प्रिंसिपल पे चलते हैं। हम लोग सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि 2D शेप्स को कवर कर लें। ठीक है। प्योरली 2D शेप्स नहीं है ये, कुछ इसमें बीच में 3D शेप्स भी आएंगे, हमारे टेस्ट होंगे। लेकिन जो 2D शेप्स हमारे मतलब तंग करते हैं ना पेपर्स में, पहले हम उनको कर लेते हैं। और वंस हमारी 2D शेप मेजॉरिटी हो जाए, फिर हम 3D शेप्स की तरफ आएंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जरा चेक करो। एक हमारे पास सर्कल है, उसका एक हमें सेक्टर दिया हुआ है जिसका एंगल है 140 डिग्री, और रेडियस की वैल्यू अननोन है। और इसने कुछ शेडिंग की दी है। अच्छा, ये शेडिंग किसकी है? यार ये कॉर्ड है। और कॉर्ड से क्या बनते हैं आपके सेगमेंट्स? एक सेगमेंट ये होगा, एक सेगमेंट ये होगा। सेगमेंट दो ही तरीके के होते थे हमारे, एक मेजर होता था, एक माइनर होता था। तो ये जो छोटा सा एरिया सर्कल हुआ है ना, ये आपका क्या है? ये आपका माइनर सेगमेंट है। आगे भी मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ हमने जो क्वेश्चन में देखा, हमने वो यहाँ पे लिख लिया कि ये हमारा माइनर सेगमेंट है। जरा क्वेश्चन पे आओ। ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन सर्कल। ए और बी आपके सर्कल पे पॉइंट्स हैं। सेंटर ओ, सेंटर ओ है, रेडियस आर सेंटीमीटर। ठीक है। द एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट इज 65 सेंटीमीटर क्यूब। उसने हमें इस जगह का एरिया बता दिया है 65 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। रेडियस बता दो। रिवर्स वर्किंग का सवाल है। ठीक है। अब अगर हमें सेगमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, हमने पढ़ा ही ना हो कि सेगमेंट के एरियाज कैसे निकलते हैं, भले माइनर सेगमेंट हो भले मेजर सेगमेंट हो, यहाँ तो हम फंस जाते। ये मेरे ख्याल से 3 या 4 मार्क का सवाल था। यहाँ पे सीधे सीधे 3 से 4 मार्क चले जाते। अब हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा? हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया दिया हुआ है। माइनर सेगमेंट का एरिया किसके बराबर होता है? देखो, माइनर सेगमेंट में एक तो हम देखते हैं कि ये आपका पूरा सेक्टर है। ये आपका पूरा सेक्टर है। ठीक है। ये सेक्टर को हम किस नाम से रेफर कर देते हैं? हम इस सेक्टर को इस नाम रेफर कर देते हैं पिज्जा से। माइनस ये पिज्जा में हम क्या चीज माइनस करेंगे कि हम इधर पहुंच जाएं? हम ये वाला ट्राइंगल माइनस कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में बैठे। हम क्या माइनस करते थे? ये वाला ट्राइंगल। पिज्जा माइनस ट्राइंगल करोगे तो इधर पहुंचोगे। आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज इनपुट करते चलते हैं। माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू पिज्जा माइनस ट्राइंगल। माइनर सेगमेंट का हमें फाइनल आंसर बता दिया कितना? 65 इज इक्वल टू पिज्जा की क्या निकालेंगे हम पिज्जा की आर्क लेंथ निकालेंगे, पिज्जा का पेरीमीटर निकालेंगे, या पिज्जा का एरिया निकालेंगे? क्या निकालेंगे? यार क्या गिवन है हमें? एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट। एरिया की बात हो रही है ना, तो पिज्जा का एरिया निकालोगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा। पिज्जा का ऑप्शन नाम क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिख रहा हूँ। थीटा डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इस तरह से आपके पिज्जा का एरिया आएगा। माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई होगी एक साइड, मल्टीप्लाई होगी दूसरी साइड, मल्टीप्लाई होगी ऊपर कर रहा हूँ इसको, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, साइन, और साइन के साथ उसका एंगल। अच्छा यार, जरा वैल्यूज फिल करना शुरू करते हैं। तो 65 इज इक्वल टू थीटा कितने है? थीटा हमारा एंगल कितना गिवन है? 140 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। आर की वैल्यू गिवन है? आर की वैल्यू नहीं गिवन, तो हम आर को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये एक चीज हो गई। माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा एंगल जो मैं साइन के साथ पुट करूंगा कौन सा है वो? 140 है। और 140 की नेबरिंग साइड्स क्या है? आर और आर। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय साइन 140। सब वैल्यूज इनपुट कर ली। अब सिंप्लीफाई करना शुरू करो। 65 इज इक्वल टू, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 2 7 ज़ा 14, 2 18 ज़ा 36 होता है, ऐसा ही है। तो 7/18 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई बाय साइन 140। अच्छा,
देखो, अब तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें दूसरी साइड पे भेजना शुरू करोगे, लेकिन उससे पहले तुमने ढूंढना क्या है, रेडियस की वैल्यू ढूंढनी है। तो रेडियस स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, रेडियस स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो ये 65 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 7 पाई/18 माइनस 1/2 sin 140। ऐसा ही है, हमने यहाँ पे आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। इस पूरे ब्रैकेट को एक ही साथ कैलकुलेटर में डाल के सिंप्लीफाई कर लो। तो 7 पाई/18 माइनस sin 140 डिवाइडेड बाई 2। मैंने सब वैल्यूज लिख ली। हाँ, मैथ इधर आ गया, वेरी नाइस। अलग अलग कर लेते हैं, चलो। sin 140 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने माइनस करना है 7 पाई/18 में से। तो ये आपका आंसर आ रहा है 65 इज इक्वल टू 0.900 R स्क्वायर। ये हमने जब पूरी चीज को सॉल्व किया है ना, इस पूरी चीज को, तो आंसर आया 0.900। हम ये 0.900 को दूसरी साइड पे भेज के 65 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं जहाँ राइट साइड पे कह रहा हूँ, R² इज इक्वल टू 65/0.900, 0.900 सॉरी। तो 65 डिवाइडेड बाय 0.900, तो ये आर की आपकी वैल्यू आती है 72.195। अच्छा देखो, यहाँ पे ही आर स्क्वायर की वैल्यू हमें किसकी चाहिए, आर की। तो दोनों साइड पे क्या करोगे, अंडर रूट। तो इस आंसर को अब अंडर रूट कर लेते हैं। तो आपका आंसर जो बनेगा आर का, वो बनेगा 8.497 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। देखो क्या करना था, हमेशा रिवर्स वर्किंग में जिस चीज का वो तुम्हें आंसर दे देना, उसी चीज को एक्सपेंड कर लोगे। रिवर्स वर्किंग तुम्हें बहुत दिखेगी। ठीक है, तो हमें उसने किसका एरिया दिया हुआ था, शेडेड सेगमेंट का। और ये सेगमेंट कौन सी थी, माइनर सेगमेंट थी। माइनर सेगमेंट कैसे निकाली जाती है, हम ये बोलते हैं कि अगर हम पिज्जा का एरिया निकाल लें, यानी माइनर एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया निकाल लें, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें ये ट्राइंगल का एरिया, तो हम इधर पहुंच जाते हैं। तो हमने यही किया, हमने देखा कि हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा और हमारा ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। वैल्यूज इनपुट करी, और एट दी एंड हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ रहा था, 65 इज इक्वल टू 0.900 R स्क्वायर। आर को सब्जेक्ट बनाया, 900 को दूसरी साइड पे भेजा, और हमारा आंसर फिर सिंप्लीफाई वगैरह करके आ गया 8.497। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अच्छा, अगले सवाल पे आओ। अगले सवाल में हमें कह रहा है द डायग्राम शोज अ मेजर सेगमेंट। अच्छा, मैंने पहले ना जानबूझ के सेगमेंट वाले सवाल रखे, क्योंकि थोड़े ट्रिकी होते हैं और इसी में यूजुअली बच्चे फंस रहे होते हैं। तो द डायग्राम शोज अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। अब किसकी बात हो रही है, मेजर सेगमेंट की बात हो रही है। विद रेडियस 15 सेंटीमीटर क्यूब, ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस। ए और बी दो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे, सच दैट ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये एरिया बता दो यार, मेजर सेगमेंट कैसे एरिया निकलता है। एक तो मुझे बताओ, अगर ये अभी मैं ये यहाँ से ट्राइंगल खा जाऊं, ये ट्राइंगल यहाँ से हट जाए, तो ये आपका क्या बच गया, ये आपका बच गया एक पैकमैन। पैकमैन का क्या मतलब है, मेजर एरिया ऑफ सेक्टर। और फिर ये मैं ट्राइंगल वापस ले आऊं, तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, और हम ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे मेजर, दोनों को प्लस कर देंगे, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अच्छा देखो यार, अगर इधर राइट साइड पे 15 लेंथ है, इधर भी कितनी होगी, 15। अब मुझे आगे किसी भी क्वेश्चन पे चलने से पहले एक चीज बताओ, ये 15 है, ये 15 है, लेंथ सेम है दोनों की। हम्म। और मैंने ये बोला था कि जब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और उसमें एक भी एंगल 60 आ जाए, सिर्फ ऐसी मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ,
कि अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और उसमें एक भी एंगल 16 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, ये हमारा ट्रायंगल बन जाता है कौन सा, इक्विलेटरल। यानी ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, और ये लेंथ ये कितनी होगी, ये 15 होगी। इसका भी कोई यूज नहीं है हमारे इस पार्ट में, लेकिन मैंने तुम लोग को बता दी। अब जरा आ जाओ, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे कहाँ पे शुरू करें, यहाँ पे करें साइड पे, नीचे जगह है ना हमारे पास बहुत, बस ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या क्या चीजें आएंगी, एक तो आपका पैकमैन आएगा, ठीक है, और एक आपका पिज्जा आएगा, पिज्जा नहीं सॉरी, ट्रायंगल, एक आपका ट्रायंगल आएगा। अच्छा जी, यार पैकमैन यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकाला जाता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, प्लस होगा इसमें ट्रायंगल का एरिया, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक लेंथ मल्टीप्लाई बाय दूसरी लेंथ मल्टीप्लाई बाय साइन के साथ उसका एंगल। ये साइन जीरो नहीं है, ये साइन सर्कल है। अच्छा, यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू आएगी, क्या थीटा की वैल्यू 60 आएगी, या क्या आएगी, यार मुझे बताओ। हमने ये पैकमैन ढूंढना है, इस पैकमैन का एरिया, ये पैकमैन के एरिया में एंगल कौन सा है, एंगल तो गिवन ही नहीं है, तो एंगल निकालोगे 360 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करके, 360 माइनस 60 डिग्री, तो ये कितना होता है 300 डिग्री, ये हमारा एंगल है। थीटा होगा हमारा 300 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, आर की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, ये हमारी एक चीज हो गई। इसमें प्लस करोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय। अब बात आती है ट्राइंगल में कौन सा एंगल यूज होगा, ट्राइंगल में हमारा ये 60 वाला एंगल यूज होगा। क्यों, क्योंकि ये 300 किसका था, ये हमारा सेक्टर का था, ये 60 हमारा किसका है, ये 60 हमारा ट्राइंगल का है। तो साइन के साथ जब एंगल लगेगा 60, साइन के साथ जब एंगल लगेगा 60, तो उसकी नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं 15 और 15, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे, तो क्या मैं उसकी जगह 15 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये हमारा पहला काम हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन पे आ जाओ, जीरो से जीरो कैंसिल, बाकी अब आगे मैं ये पूरी चीज कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा हूँ। 30 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, तो हमारे इसका आंसर आता है 375 पाई ओवर 2। प्लस अब ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, ये आपका आंसर बनता है, कितना बन रहा है जी 97। ये बड़ी गंदी चीज लगती है मुझे टाइप करके, तो खैर 97.4279, 4 डेसिमल प्लेस में मैंने लिख लिया यहाँ पे। इसमें प्लस कर देंगे हम लोग 375 पाई ओवर 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 686.476 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया, हमने एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल के बता दिया। अच्छा देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो एंगल हमारा पिज्जा के उसमें लग रहा होता है, वही एंगल हमारा ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम लोग नोट करो तो इधर भी 140 था और इधर भी 140 था एंगल्स में, लेकिन मेजर सेगमेंट में एंगल जो आपका पैकमैन में है, वो एंगल आपका ट्रायंगल में नहीं होता, दोनों में डिफरेंट एंगल्स लगते हैं। तो ये वाली गलती नहीं करना, ये गलती होती है निकालते वक्त ये वाली, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया, और हमने इसमें आंसर बता दिए, 4 मार्क का था, 4 मार्क हमें यहाँ पे मिल गए। सेकेंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट, ये असल चीज है, पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट तो यही हमारे पास बनी हुई है ना, हमने इसका पेरीमीटर बताना, पेरीमीटर का हमने कोई फॉर्मूला किसी का भी याद नहीं किया हुआ है। पेरीमीटर होता क्या, बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन मेजर सेगमेंट में कौन सी आएगी, क्या ये अंदर वाली आएंगी, नहीं, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लाइन तो हो लेकिन बाहर की, आउटर एरियाज की। तो देखो, एक तो ये सर्कुलर बाउंड्री आएगी, एक तो ये सर्कुलर बाउंड्री आएगी, और एक ये वाली लेंथ आएगी। अब मुझे बताओ, ये जो अभी हमने शुरू में पॉपुलर सॉल्व किया कि दो ट्रायंगल्स, दो लेंस देख के
और बीच में एक 60 डिग्री एंगल देख के हमने बता दिया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर हमें यही कॉन्सेप्ट ना पता होता तो हम तो गए थे। हमें तो 15 किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते थे, फजूल में मार्क्स कटते हमारे, या अगर निकाल भी सकते थे तो वर्किंग वगैरह करनी पड़ती इसमें। तो यहाँ पे हमारे ये 15 में एक काम तो आसान हो गया। बस हमने ये सर्कुलर बाउंड्री निकालनी है। सर्कुलर बाउंड्री को क्या कहते हैं? सर्कुलर बाउंड्री होती है आपकी आर्क लेंथ। तो पेरीमीटर के लिए हमने आर्क लेंथ प्लस क्या करना है इसमें, ए बी की लेंथ। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, प्लस ए बी की लेंथ कितनी है 15 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू थीटा कितना आएगा हमारा, थीटा हमारा आएगा 60 या 300, बताओ जरा कौन सा आएगा। 60 अगर हम लें तो देखो ये 60 ये इसका एंगल है, और इसकी तो हमारे पास कोई आर्क ही नहीं है ना, हमने इसकी ढूंढनी है, तो यहाँ 60 नहीं लगा सकते। हमने ये वाली सर्कुलर बाउंड्री ढूंढनी है, तो एंगल भी कौन सा यूज करेंगे, मेजर एंगल। तो वो कितना है 300। तो यहाँ से 60 हटा दो, यहाँ पे आएगा आपका 300। 300 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, रेडियस कितना है 15, और प्लस इसमें कर देंगे 15। तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 1 80 360, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 9 18, और 2 15 30, 3 3 9, 3 5 15। तो आगे आपका क्या बचा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 15, और इसमें प्लस करना है 15। इस चीज को कैलकुलेटर में डाल देते हैं, बल्कि और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना यार। 3 1 3, 3 5 15। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 × 5 मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस 15। तो 5 5 25 होता है, 25 पाई प्लस 15। अब सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेटर में डाल लो, 25 पाई प्लस 15। तो ये आपका आंसर आएगा पेरीमीटर का कितना, 93.5398 सेंटीमीटर में लेंथ गिवन थी आई गेस। और हाँ, सेंटीमीटर में लेंथ गिवन थी, तो हमने आंसर भी किस में दिया, सेंटीमीटर में। यहाँ पे आंसर सेक्शन में लिख दोगे 93.5398 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। इसका क्या काम करना था, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो चीज आइडेंटिफाई करने वाली थी वो ये लेंथ 15। अच्छा, अगर तुम्हें वैसे याद ना हो ना प्रॉपर्टी, तो खुद भी देख लिया करो कि 15 और 15 दो लेंथ इक्वल है, दो लेंथ के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। और अभी मैंने इसकी तुम्हें वर्किंग करके दिखाई थी। 180 में से जब 60 माइनस करोगे तो कितना आता है, 120। 120 को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 60 60 आ जाता है। तीनों ही एंगल 60 है, तो हमारा ट्राइंगल कौन सा बन जाता है, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल में तीनों लेंथ हमारी 15 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका पार्ट ए का सेकंड पार्ट हो गया। आगे आओ जरा इसके, मेरे ख्याल से इसके और भी पार्ट थे। हाँ, इधर आओ, पार्ट बी। अच्छा, वैसे एक चीज पता है हम लोग कि जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये जो पार्ट्स गिवन होते हैं, तो नंबरिंग इसकी इस तरह से होती है कि जैसे पार्ट ए में हमने क्या ढूंढा, पार्ट ए में हमने ढूंढा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और पेरीमीटर ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसका ये होता है कि अब ये जो हमने ऊपर चीजें निकाली है ना, हो सकता है कि ये आप आगे कहीं भी यूज ना हो, ये पार्ट इंडिपेंडेंट है ऊपर वाले पार्ट के। इस तरीके से आपकी नंबरिंग हो रही होती है। अब जरा आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। शेप 1 इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दिस सेगमेंट। अच्छा, ज्वाइनिंग दिस सेगमेंट का क्या मतलब है, दिस सेगमेंट मतलब ये जो हमें ऊपर दी हुई थी ना, ये वाली सेगमेंट, इस पे हमने एक कोई शेप जोड़ा है, तो ये हमारी ये वाली फिगर बनी है, टू अ ट्रिपीजियम। और ये शेप आपका ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम की पहचान क्या होती है, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन का, ए बी सी डी अलोंग ए बी। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंड डी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एंड द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्रिपीजियम इज एच। हमें परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी हुई, और द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इज 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इस ट्रिपीजियम का एरिया जरूर बता दिया है, वो कितना है,
हमें इसका एरिया बता दिया है 248 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा बाय द वे यार, एक मिनट जरा रुकना। ट्रिपीजियम का एरिया इतना ज्यादा है और ऊपर हमारा इसका एरिया कितना था? हाँ ठीक है, मुझे लगा मैंने कोई एरिया निकालने में गलती की है, लेकिन ठीक है उसका आंसर। तो खैर, हमें ट्रिपीजियम का एरिया बताया हुआ है। ट्रिपीजियम का एरिया बताया हुआ है, यानी रिवर्स वर्किंग है। तुम्हें वो एरिया बता दे, तुम्हें वो पेरीमीटर बता दे, तुम्हें वो वॉल्यूम बता दे, तुम्हें वो मास बता दे, ये चीजें आपकी रिवर्स वर्किंग कैटेगरी में आ जाती है। ये फाइनल आंसर होते हैं ना बेसिकली हमारे। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, जरा फॉर्मूला लिखो। एरिया क्या होता है ट्रिपीजियम का? 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। जरा ए और बी की लेबलिंग करो। ए और बी कौन सी साइड्स होंगी? पैरेलल वाली। एक लेंथ पैरेलल ये है, एक लेंथ पैरेलल ये है, ये बी है, ये ए है। जरा मुझे ए की लेंथ बता सकते हो यार? अभी हमने ऊपर ही तो देखी थी। ये 15 है, ये 15 है, और ये भी कितनी है? ये भी 15 है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे जल्दी से फिल कर लेते हैं। ये भी आपकी लेंथ 15 है, ये भी लेंथ आपकी 15 है। काम आसान हो गया। तो हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इनपुट करना शुरू करो। एरिया कितना गिवन है? 248 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू नहीं पता, ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 25। तो 248 इज इक्वल टू h/2, और ये मल्टीप्लाई होगा 25 + 5 30, 30 + 10 इज 40। सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो ये आपका बचा 248 इज इक्वल टू 20h। इसको और सिंप्लीफाई कर लोगे, 20 को डिवाइड कर दोगे 248 से, तो 248 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू h। और कितना आंसर आता है देख लेते हैं। 248 डिवाइड बाई 20, ये आपका आंसर आता है हाइट का 12.4 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे हाइट ढूंढ ली, ठीक है। अगेन इस पार्ट में क्या आइडेंटिफाई करना था? ये ए की लेंथ। अगर तुम्हें यहाँ पे दिस सेगमेंट का मतलब समझ नहीं आता, तुम तो परेशान हो जाते कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंथ गिवन है 15, और ये मतलब क्या ही बला आ गई कि 8 ढूंढना है यहाँ पे। अगेन यही वाला मेन पार्ट था जो हमें अंडरस्टैंड करना था। अच्छा जरा इसके लास्ट पार्ट पे आओ, फिर हम एक ब्रेक लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, पार्ट सी। पार्ट सी का मतलब क्या है कि अब ये शायद ऊपर वाले पार्ट ए या पार्ट बी से लिंक्ड ना हो। शेप टू, अच्छा ऊपर कौन सा शेप था? शेप वन। और ये क्या है? शेप टू। दो अलग शेप्स आ गए हैं। शेप टू इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू शेप वन। आपका ये शेप वन और शेप टू क्या है? सिमिलर है। यानी आप मेंसुरेशन के कौन से पार्ट पे खड़े हुए हो? थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या होता है? सिमिलैरिटी का। यानी अब हमारे उन तीन फॉर्मूलाज में से कोई एक यहाँ पे शायद लग रहा हो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रेपीजियम इन शेप टू इज 5 सेंटीमीटर। यार ये लॉन्गेस्ट साइड है, ऊपर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी है? ये वाली, डी सी, ये वाली। और यहाँ पे ये वाली लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग है, यानी 25 डिवाइडेड बाय 5 करोगे। इसको मैं अभी लिख ही लेता हूँ बल्कि, 25 डिवाइडेड बाय 5, ये कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ है। आगे मुझे नहीं पता क्या पूछा हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो काम हमें आसान लगता है हमने वो काम कर लिया। पार्ट वन में कह रहा है फाइंड द रेडियस। हमने रेडियस ढूंढना है ऑफ द सेगमेंट इन शेप टू। ये रेडियस ढूंढना है। अच्छा ऊपर रेडियस कितना था? ऊपर रेडियस 15 था, तो ये 15 की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होगी? आर। तो हम क्या करेंगे, हमारी एक कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ की 25/5, इसको इक्वल टू पुट करेंगे किसके? 15/r के। अच्छा देखो, 25 मैंने पहले ऊपर वाले शेप्स रखे, 25 और 15। तो ऊपर 25 और 15, और फिर मैंने नीचे वाले शेप्स रखे 5 और r। तो 5 और r, तुम लोग इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हो। 5/25 इज इक्वल टू r/15, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और बल्कि अभी मैं कर भी यही रहा हूँ, क्योंकि अननोन वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में, तो हम इसको स्विच कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/25 इज इक्वल टू r/15। सिंप्लीफाई करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो सिंपली आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 3, और ये सेंटीमीटर में लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर। ये काम हो गया। यहाँ पे आर की वैल्यू लिख लो, कितनी थी यार, मैं सॉरी भूल गया, 3। ये रेडियस आपका 3 के बराबर है। बहुत मोटी राइटिंग हो रही है, एक मिनट। ये रेडियस 3 है, इसको डार्क कर लो। ये रेडियस है,
3 और ये लेंथ भी इक्वल होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकली सिमिलर है तो अगेन ट्राइंगल भी कौन सा होगा, इक्विलेटरली होगा। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब ये क्वेश्चन पिक करने की असल वजह ये थी, इसका सी का पार्ट 2, फाइंड द टोटल टोटल एरिया ऑफ शेप 2। टोटल का क्या मतलब है, ये पूरे का एरिया। अब यार मुझे बताओ, इसका एरिया ढूंढना है। मुझे यहाँ पे 3 पता है, मुझे यहाँ पे 5 पता है, मतलब ट्रिपीजियम की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे ए और बी की लाइन पता है जो पैरेलल है। यहाँ पे मुझे हाइट नहीं मालूम, पहला मसला। दूसरा मसला ये कि अगर मैं ढूंढने पे भी आऊँ तो पहले मुझे इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। फिर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर मुझे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये इतना लंबा काम है, और कितने मार्क का है ये? मेरे ख्याल से 2 मार्क का सवाल था। 2 मार्क के लिए इतनी ज्यादा वर्किंग तो नहीं हो सकती ना। तो ऊपर उसने किसी वजह से यहाँ पे लिखा था कि शेप 2 इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू शेप 1, यानी सिमिलैरिटी का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे। क्या है? एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग लेंस का होल स्क्वायर। अच्छा, हम जरा शेप 1 पे जाते हैं एरिया के लिए। यार हमने ऊपर एरिया किसका निकाला था? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हमने ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाला था, कितना आ रहा था? 686.476। फिर इस मेजर सेगमेंट के साथ एक ट्रिपीजियम भी अटैच हो गया था। तो एक ये मेजर सेगमेंट है और एक ये ट्रिपीजियम है, तो इनका एरिया कितना आ रहा है? ऊपर देखो, ये मेजर सेगमेंट पूरी 686.476, और ये ट्रिपीजियम का एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन था 248। इनको प्लस करेंगे ना तो टोटल एरिया आएगा हमारे पास। तो चला सॉल्व करते हैं इसको। 686.476 प्लस 248, ये आपका आंसर आएगा 934.476। ये टोटल एरिया आ गया। ये वाली वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? एरिया 1 में। अच्छा, फिर कोई भी ना एक लेंथ ले लो कॉरेस्पॉन्डिंग। कौन सी लेंथ लें यार? मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो 5 गिवन थी, तो इस 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ कौन सी होगी? 25। तो ये वाली लेंथ हम यूज करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो एरिया 1 अभी हमने कितना आंसर निकाला? 934.476। डिवाइड करोगे किससे? एरिया 2 से, जो हमने ढूंढना है, अननोन है ये। इज इक्वल टू, रेशो भी हमने देख लिया था, रेशो क्या होगा? 25 डिवाइडेड बाई 5, इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो ये आपका बनता है 934.476 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 2। अच्छा, ये हुआ क्या यार? ये 5 स्क्वायर था, यहाँ हमने इसको दूसरी साइड पे भेज दिया डिवाइड होने के लिए, और एरिया 2 को दूसरी साइड पे भेज दिया न्यूमरेटर में। तो ये हमारा इस तरह का कुछ बन जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, ये आपका एरिया 2 आता है 37.379 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया 2 मार्क के लिए। मुझे एक चीज बताओ, जो ऊपर लेंथ थी कितनी थी? 25, मतलब बड़ी लेंथ थी ना, तो इसके हिसाब से एरिया भी कितना आता? 934। अब यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई? कम हो गई, 25 से बहुत कम हो गई। तो एरिया भी हमारा 934 से इसका कितना हो गया? 37.379। फर्क आ जाता है। तो ये है हमारा मेंसुरेशन अलोंग विथ सिमिलैरिटी। इसमें वो थर्ड पार्ट करना चाहे तो ऐड कर सकता था। वो हमें कह सकता था कि टोटल एरिया जो है, हमारे यहाँ पे सेंटीमीटर में सारी लेंस गिवन थी ना, वो हमें कह सकता था कि मीटर स्क्वायर में दे दो या मिलीमीटर स्क्वायर में दे दो, मर्जी होती है एग्जामिनर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अभी 2 पार्ट टेस्ट हुए मेंसुरेशन के। सबसे पहले आपका फॉर्मूला वाला पार्ट, जो हमने पार्ट ए पूरा किया था, सॉरी ये था, पूरे पार्ट ए में हमारा फॉर्मूला था, और आखिरी पार्ट सी में हमारा सिमिलैरिटी वाला पार्ट था। तो ये यहाँ पे आके हमारा खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में हमें देखो एक सेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, एक सेक्टर है जो कि दिखने में पता नहीं शायद सेक्टर हो या कुछ ना कुछ और हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना मेंसुरेशन के चैप्टर में और भले दूसरे चैप्टर से भी, वो ये लाइंस होती है।
लाइन से कभी कभी फजूल इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो कि बहुत ऑब्वियस होती है, हमें दिख रही होती है, लेकिन पता है जो चीज हमें दिख रही होती है ना, कभी कभी वो नहीं होती है। और ये क्वेश्चन इस पूरी जो भी मैंने बात बोली है बहुत बड़ी एग्जांपल है। देखो कह रहे हैं इन द डायग्राम ओ बी सी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल। ओ बी सी ये एक सर्कल का सेक्टर है, सेंटर ओ। और बी ओ सी जो है आपके पास दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा, मुझे दिखने में जो है ना, वो ओ बी सी तो सेक्टर लग रहा है और वो उसने बता भी दिया, और मुझे ओ ए ई डी भी एक सेक्टर लग रहा है, ऐसा ही है। अब आगे जरा, ए एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ओ बी एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली। ए एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ओ बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मिड पॉइंट का क्या मतलब है कि जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ उधर होगी। यानी अगर इधर 6 है तो इधर भी कितनी होगी, 6। अगर इधर 6 है तो इधर भी कितनी होगी, 6। ठीक है। ए ई डी, ए ई डी इज अ सेमी सर्कल एंड विद ए डी एज अ डायमीटर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपके पास ए ई डी है ना, ये सेमी सर्कल है। ये पूरी चीज दिखने में तो सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर नहीं है। अब अगर हम वो थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ते तो हम इसको एज अ सेक्टर ट्रीट कर रहे होते। ये सेक्टर नहीं है, ये पता है क्या है? ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है? फुल सर्कल का हाफ। और ये पूरा एक सेक्टर है। तो अब जरा आगे आओ। शो दैट ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने बतानी है कि ये ए डी की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यार हमें देखो, यहाँ पे एक लेंथ दी हुई है 6, एक दी लेंथ दी हुई है 6। यहाँ पे आपकी दो लेंथ इक्वल है, यानी इस लेंथ के सामने वाला एंगल और इस लेंथ के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। और एक एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। जब भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो और एक एंगल 60 डिग्री आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी ये भी कितना होगा, 6। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? हमने शो करना है कि एडी आपका 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे जो मैंने अभी बात तुम लोगों को उर्दू में बोली, वो बात हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्या? when any one angle of an isosceles triangle is 60 degree, the triangle automatically becomes an equilateral triangle। ये हमने बता दिया कि अगर एक ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस हो और उसमें एक भी एंगल 60 डिग्री हो जाए, तो बाकी के ऑटोमेटिकली आपके इक्वल हो जाते हैं और ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल बन जाता है। हेंस हमारी जो लेंथ ओ ए है वो बराबर है ओ डी के, और वो बराबर है ए डी के। और ये कितनी है सारी, ये आपकी 6 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमने 3 लाइन में प्रूफ करके बता दिया कि ये ए डी की लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर, हमने शो कर दिया। ठीक है। मैंने जानता हूँ मैं ज्यादा लिखवाया है, लेकिन वजह ये है कि यार ये एक मार्क्स जो है ना, ये खोने वाले नहीं है, ये इजी मार्क्स होते हैं। तो कोशिश करो कि जो मैंने चीजें लिखवाई हैं इसी तरह तुम लोग भी ज्यादा से ज्यादा प्रूफ दे दो। टाइम नहीं लगता, मैंने कितने टाइम में लिखा है, हार्डली मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। एक मार्क्स के लिए 1 मिनट तो दे ही सकते हो ना। तो ये चीज होती है। आगे आ जाओ। द लेंथ ऑफ द आर्क बीसी, ये आर्क लेंथ जो है बीसी इज एन पाई सेंटीमीटर्स। एन पाई सेंटीमीटर है। और हमें क्या करना है, एन की वैल्यू ढूंढनी है। देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे, एन पाई उसने बताई गई हमारी आर्क लेंथ है, यानी उसने पाई को सॉल्व नहीं किया। हमने ये करना है, हम भी ये काम करेंगे, हम पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। एंड में जो हमारा नंबर लगा होगा ना पाई के साथ, हम उसकी वैल्यू बता देंगे। तो आसान काम है। देखो हमने क्या ढूंढनी है, हमने ये आर्क लेंथ ढूंढनी है। आर्क लेंथ ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये हमारी आर्क लेंथ का फॉर्मूला है।
अच्छा जी, यहाँ पे एक्स या थीटा हम क्या रखेंगे? यहाँ पे एंगल हमारा कितना गिवन है? यहाँ पे एंगल हमारा 60 डिग्री गिवन है। तो एक्स तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। रेडियस क्या रखेंगे? क्या रेडियस हमारा ये 6 होगा, क्योंकि ये 6 हमारा बड़े उसमें लग रहा है, या हमारा ये 6 होगा? क्या होगा यार मुझे बताओ? ये पूरा एक सेक्टर है ना, ये पूरा एक सेक्टर है, तो इसमें हमारा रेडियस क्या होगा? दिस 6 प्लस दिस 6, तो हमारा इस पूरे सेक्टर का रेडियस आएगा। तो 6 प्लस 6 कितना होता है? 6 प्लस 6 आपका 12 होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 12, सिंप्लीफाई कर लो। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 4 12। तो एट दी एंड आपके पास बच क्या रहा है? 4 पाई बच रहा है। लेकिन उसने हमें आंसर क्या बताया था? उसने हमें आंसर बताया था n पाई। ऐसे ही उसने हमें आंसर बताया था n पाई। तो यार पाई से पाई को कट कर दो, n की वैल्यू क्या आ रही है? 4। इस चीज को हम कहते हैं कंपेयर करना। एक आंसर जो हमारा आए उसको हम कंपेयर करें उस आंसर से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरह हमारी n की वैल्यू आ गई 4। मेरे ख्याल से ये कितने मार्क का? 2 मार्क का सवाल था। मैं मार्क्स लिखे नहीं मैंने यहाँ पे। 2 मार्क्स हमें यहाँ पे इस चीज के मिल गया। आगे आ जाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए ई डी डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ आर्क बी सी। आर्क बी सी की लेंथ तो अभी हमने देखी है, सही है। आर्क बी सी अभी हमने निकाल ली। लेंथ ए ई डी कौन सी होगी? जरा ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेंथ ए ई डी, क्या ये हमारा सेक्टर है? तो जवाब हमने इसका शुरू में दे दिया था, ये हमारा सेक्टर नहीं है। यानी ये गलती जो तुम लोग करोगे वो करोगे एक्स डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। एक्स की जगह तुम लोग एंगल रखोगे 60 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, और आर की वैल्यू रख दोगे ये 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 60 1 जा 60, 60 6 जा 360, 6 से 6 कैंसिल। तो तुम लोग का आंसर आ रहा होगा 2 पाई। ये चीज नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये हमारा सेक्टर नहीं है, ये हमारे ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के साथ एक सेमी सर्कल अटैच हुआ हुआ है। तो ये वाली गलती नहीं करना, ये चीज गलत है। ये चीज मैं लिख देता हूँ, ये चीज गलत है। तो सही क्या चीज होगी? यार ये हमारे सर्कल की अगर हम बात करें, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे निकलता है? 2 पाई आर। ऐसा ही है। सेमी सर्कल का कैसे निकलता है? सेमी सर्कल के लिए आप इस फॉर्मूले को डिवाइड बाई 2 कर देते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? पाई आर। और मुझे बताओ कि रेडियस कितना है यहाँ पे इस सर्कल में? रेडियस कितना होगा? क्या ये 6 होगा? मुझे एक चीज बताओ, ये एडी क्या था? हमें क्वेश्चन में बताया होता है एडी डायमीटर है। तो अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होना चाहिए? 6 डिवाइडेड बाई 3। तो रेडियस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 3 नहीं, 6 डिवाइड बाई 2। तो 6 डिवाइड बाई 2 पाई। तो ये आपका आंसर आएगा 3 पाई। फर्क देख रहे हो? उससे हमारा आंसर आता है 2 पाई, और वैसे हमारा आंसर आ रहा है 3 पाई। दिखने में तो बहुत मिनिमल सा फर्क है, एक नंबर का ही फर्क लग रहा है, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हम यूज करेंगे 3 पाई की। ठीक है, तो ये 3 पाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ए ई डी की लेंथ आपकी 3 पाई है, मेंशन करोगे यहाँ पे ए ई डी आपका 3 पाई है। अच्छा, वर्किंग इसके नीचे ही करना, ठीक है, ऊपर नहीं कर देना मित्र। ए ई डी की लेंथ 3 पाई है, और बी सी की लेंथ आपकी अभी हमने निकाली 4 पाई। सिर्फ इनको डिवाइड करना है। तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई, 3 पाई और 4 पाई का पाई कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 3/4। अच्छा, एक एग्जाम की चीज कि क्या इस 3 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे? तो जवाब है नहीं। देखो, उसने हमें किस फॉर्म में आंसर मांगा है। उसने हमें बोला है कि आप ऊपर लेंथ निकालोगे एएडी की, नीचे लेंथ निकालोगे आप आर्क बीसी की। तो अगर तो हमने इसको आगे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 0.75 लिख दिया, तो मार्क्स गए तुम्हारे। 2 मार्क का हो सकता है 1 मार्क तुम्हारा कटे है। तो आंसर हमारा इसी में ही रखना है, 3/4 में। ऊपर हमारी लेंथ किसकी है? ये ऊपर वाली लेंथ हमारी एईडी की है, नीचे वाली लेंथ हमारी आर्क बीसी की है। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 2 मार्क का। ठीक है, आगे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ सी। कौन सा है ये बी ओ सी? बी ओ सी, इस पूरे सेक्टर का एरिया ढूंढना है। तो सेक्टर का एरिया निकालना तो हमारे लिए आसान होता है।
फॉर्मूला लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्या है फॉर्मूला जी? एक्स डिग्री डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो एंगल हमारा था 60 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई। रेडियस की जगह क्या आएगा यार, फिर से देख लो। रेडियस वैसे तो दिखने में हमारा जो प्रोमिनेंट होगा ना, जो फर्स्ट टाइम दिमाग में जाएगा, वो सिर्फ ये 6 जाएगा, लेकिन नहीं, सेक्टर हमारा पूरा है, तो लेंथ भी 6 + 6 करके जाएगी, कितनी? 12 का स्क्वायर। तो 12 का होल स्क्वायर। तो 61 × 60, 66 × 360, और आपका 12 स्क्वायर, चलो इसको हम इतना कट नहीं कर सकते, तो ये आपका हो जाएगा 12 स्क्वायर कितना होता है? 144 पाई/6। इस चीज को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आंसर आएगा 144 पाई/6 का? 144 पाई/6, ये आपका आंसर आ जाता है 24 पाई। आगे इसको डेसिमल में आंसर दे देना, ठीक है। मैं पाई पे छोड़ता हूँ, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 2 मार्क का। आसान तरीन पार्ट था, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कर रहे हो। आगे आ जाओ। हेंस फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हेंस का मतलब होता है यूज द आंसर ऑफ प्रीवियस पार्ट। और अगर ये काम तुमने नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स के साथ साथ टाइम भी वेस्ट होगा। हेंस का मतलब है ऊपर जो पार्ट किया है, इसके ऊपर जो पार्ट किया है उसका आंसर यूज करना है। यहाँ क्या 24 पाई कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा। हेंस फाइंड द एरिया, एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन आपका ये वाला है, इसका एरिया ढूंढना है। अच्छा जरा माइंड मैप बनाओ इसका। माइंड मैप क्या बनना चाहिए हमारा यार? ये हमारा एक पूरा सेक्टर है जिसका आंसर क्या था? 24 पाई, ऐसा ही है। उसमें से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया और ये सर्कल का एरिया हटा दें, तो ये हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो यही काम एग्जैक्टली यहाँ पे करना है। अगेन ये गलती नहीं करना है कि x डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर करो, क्योंकि तुम्हें ये दिखने में सेक्टर लग रहा है। ये चीज आपकी गलत है, ये चीज मार्क्स कटवाएगी। तो आज जो जरा इसको लिख के करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ढूंढने। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ढूंढने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से, क्या मसला है यार, हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर अभी हमने निकाला 24 पाई, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया क्योंकि उसने बोला था हेंस। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय, एक साइड यहाँ पे आएगी एक साइड यहाँ पे आएगी, मल्टीप्लाई बाय साइन, और साइन के साथ आपका आएगा एंगल, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाला जाता है? पाई आर स्क्वायर के थ्रू, ठीक है। और अच्छा आर स्क्वायर और पूरा किससे होगा ये डिवाइड? 2 से, क्योंकि हमारा सेमी सर्कल है। वैल्यूज पुट करना शुरू करो। तो सबसे पहले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल हमारा ये है, और इसमें जो एंगल यूज करेंगे हम वो 60 है। 60 की नेबरिंग साइड 6 और 6 है, तो इसको फिल कर लो यहाँ पे। एंगल आपका आ गया 60, साइड्स आ गई 6 और 6। और फिर यहाँ पे रेडियस की जगह, रेडियस की जगह हमारा क्या आएगा? यहाँ पे मुझे जरा बताना, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ना, तो रेडियस की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? हम बात कर रहे हैं इस सर्कल की, तो यहाँ पे रेडियस ये 6 या ये 12 नहीं आएगा, ठीक है। ये क्योंकि ये आपका रेडियस किसका है? ये आपका रेडियस नहीं है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल की लेंथ है। और अगर हम बात करें 6 + 6 12 की, तो ये रेडियस है आपका सेक्टर का। रेडियस हमने निकालना है इस सर्कल का, सेमी सर्कल का। तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर 6 था, रेडियस कितना होगा 3। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आएगी हमारी 3 का स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये आपका बनेगा 24 पाई। और क्या बचा यहाँ पे? साइन 60 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपका आता है -9√3 माइनस, ये अभी मैंने जो कैलकुलेटर में सॉल्व किया है, मैंने ये वाली पूरी वैल्यू सॉल्व की है। आगे चलते हैं, 9 पाई डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आंसर आता है
4.5 पाई। देखो सबकी वैल्यूज आ गई है ना, अब बस इसको नॉर्मली कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो। ये आपका 24 पाई है। तो 24 पाई माइनस 9√3 माइनस 4.5 पाई, ये आपका आंसर आ गया 45.6726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। देखो क्या था, हमने बताना था शेडेड रीजन का एरिया। जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे। शेडेड रीजन हमारा ये वाला है। तो माइंड में हमारे मैप क्या बनना चाहिए कि यार देखो हमने ये पूरे सेक्टर का एरिया तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले के थ्रू हमने ये पूरा एरिया निकाला होगा। फिर हमने बोला कि अगर इस पूरे एरिया में से हम ये ट्राइंगल का एरिया हटा दें और ये सेमी सर्कल का एरिया हटा दें, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, शेडेड एरिया पे। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने ये काम करके इधर का एरिया निकाल लिया। अच्छा अब एक और चीज जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछी लेकिन और क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो ये कि पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। फिर क्या करते, फिर देखो एक तुम ये वाली लेंथ निकालते। कैसे निकालते, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाई 2 करोगे, तो पाई आर में तुम ये वाली लेंथ निकालते हैं। और रेडियस की वैल्यू क्या होती, 6 का हाफ 3, तो 3 पाई आपकी एक लेंथ आती, ये सर्कुलर। फिर उसमें प्लस करते हैं ये 6 और ये 6, तो 6 + 6 कितना होता है 12, तो 3 पाई + 12 करते हैं। और ये वाली आर्क लेंथ तुम इसमें प्लस कर देते, और ये पहले मेरे ख्याल से निकाली हुई भी आर्क लेंथ, मेरे ख्याल से ये रही ना। आर्क BC ये कितनी आ रही थी, 4 पाई आ रही थी मेरे ख्याल से। तो 3 पाई + 4 पाई + 12 करते तो आपके पास आंसर आता है 7 पाई + 12। ये आपका पेरीमीटर बनता किसका, शेडेड रीजन का। तो वो ये यहाँ पे ये चीज भी टेस्ट कर सकता था, एरिया भी टेस्ट कर सकता है 2D शेप में, पेरीमीटर भी टेस्ट कर सकता है। बस तुम्हारे दिमाग में एक माइंड मैप बनना चाहिए कि कौन सी चीजें हमने निकालनी है अपने फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है। अच्छा देखो एक चीज, अगर तो इस तरह के सवाल में फंस जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंस फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन सवाल था, और उसमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये 3 मार्क का है, हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है, दिमाग में तुम्हारे मैप नहीं बन रहा कि ये शेडेड रीजन निकलेगा कैसे। तो मेंसुरेशन में ये स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कितना टाइम देना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। 3 मार्क का है ना, तो देखो 3 मार्क का मतलब है कि 3 मार्क के लिए अगर तुमने 3 मिनट में माइंड मैप बना लिया कि अपने फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचना है, 3 मार्क के लिए 3 मिनट में अगर तुमने दिमाग में काम कर लिया कि ये काम करना है तो मैं अपने फाइनल आंसर पे पहुंचूंगा, तो ठीक है। मतलब 3 मिनट मैक्सिमम तुमने सवाल सोचने पे देना। अगर 3 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं ना एक सवाल को सोचने पे, तो फिर वो वर्थ इट नहीं है, वो तुम्हारे आगे के मार्क्स खराब कर देगा। तो फिर इस पार्ट को तुमने छोड़ देना है, तुमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, इसको टाइम ही जाया करना। जब पेपर पूरा हो जाए, जब टाइम बच जाए, क्योंकि पेपर 2 पेपर 1 की पेपर 2 में यूजुअली इस तरह के सवाल होते हैं, तो फिर कर लेना। पेपर 2 में बहुत टाइम होता है आपके पास, और IGCSE वालों के लिए पेपर 4 में बहुत टाइम होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो फिर छोड़ देना इसको, एंड में आके वापस पे आ जाना। अगर तो 3 मिनट में सोच लिया, तो फिर आगे भले तुम इससे 5 मिनट लगा दो, वो भी हम पेपर अटेम्प्ट पे जब हम लोग आएंगे, कोर्स वगैरह एंड होगा, पेपर अटेम्प्ट की जब बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे कि एक सवालों को कितने टाइम देना है। लेकिन 3 मिनट मैक्सिमम सोचने पे लगाने। 3 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो तो तुम अपने ही नुकसान कर रहे हो, तो जो आगे मार्क्स तुम्हारे आ सकते हैं वो तुम फजूल में खो दोगे। तो ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखो ये कुछ क्वेश्चन ना, कुछ बच्चों का नाइटमेयर है जो यहाँ पे शायद स्कूल वाले हों, तो उनके उसमें आता है, ये लाजमी टेस्ट होता है। क्वेश्चन देखते हैं। इसकी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी पढ़ना ना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि पता नहीं यहाँ पे क्या है, लोग पढ़ने से अवॉइड करते हैं या इंग्लिश का मसला होता है, लोग ये वाले पार्ट नहीं पढ़ते। और यही पार्ट असल है जो आपके क्वेश्चन समझाते हैं कि क्वेश्चन की डायग्राम में चल क्या रहा है। तो आज जो पढ़ते हैं, द डायग्राम शोज अ पेरीमीटर ऑफ 400 मीटर रनिंग ट्रैक। अच्छा, ये जो आपके पास डायग्राम बनी हुई है, ये आपके पास इस पूरे शेप का पेरीमीटर कितना है, 400 मीटर। यानी लेट से अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पूरा जो स्टार्ट होगा यहाँ तक, इसकी टोटल लेंथ 400 मीटर है।
अच्छा, ये तो हमें बता दिया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आगे चलने से पहले, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये यहाँ से कट हुआ हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ये यहाँ से कट हुआ हुआ है। क्या ये सेमी सर्कल है या नहीं है? देखने में सेमी सर्कल है, लेकिन हम सिर्फ देख के डिसाइड नहीं करते। हमें जब तक वो मेंशन ना कर देना कि हाँ ये सेमी सर्कल है, तब तक हम खुद से कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड चीज, यार इसने यहाँ पे हमें एक लेंथ दी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक 100 की, और हमें पता है अगर ये ऊपर 100 है तो यहाँ नीचे आगे भी कितनी हो जाएगी, यहाँ नीचे आगे भी 100 हो जाएगी। तो इसको मार्क कर लेते हैं 100। और ये कौन सी है? ये ब्राउन वाली जो कि मैंने तुम लोगों के सामने हाईलाइट किया। आगे पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। उसने बता भी दिया कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, तो इसकी ऑपोजिट लेंथ जो है वो इक्वल होंगी। अगर ये 100 है तो ये 100 होगी, अगर ये डी है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, डी होगी। अच्छा जी, मेजरिंग 100 मीटर बाय डी मीटर्स एंड टू सेमी सर्कल्स। अब उसने बता दिया कि हाँ, ये जो चीजें दिखने में सेमी सर्कल हैं, ये सच में भी सेमी सर्कल ही है। ऑफ डायमीटर डी। अच्छा, ये जो डी है ना, ये डी के मतलब है डायमीटर है आपका, ये पूरा आपका डायमीटर है। द लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कुलर आर्क इज 100 मीटर। उसने हमें एक और चीज बताई है कि ये जो लेंथ है, हमारा सेमी सर्कल कौन सा होता है, हमारा ये सेमी सर्कल होता है। वो कह रहे हैं कि जो सेमी सर्कुलर आर्क है ना, आर्क का क्या मतलब होता है, सर्कुलर बाउंड्री। यानी ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास 100 है। अगर ये 100 होगी तो ये भी कितनी होगी, ये भी आपके पास 100 होगी। अगर तुम नोट करो, 100 + 100 + 100 + 100 कितना होता है, 400। और हमारा पेरीमीटर भी कितना है, 400 मीटर ही है। ये तो थी खैर पूरी इंफॉर्मेशन। हमें पहले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट डी। डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डी क्या है? डी यहाँ का डायमीटर है। अब एक काम करते हैं, हमें डायमीटर निकालने का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम मैक्सिमम मैक्सिमम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालने के लिए मुझे वैल्यू इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, देखो। अगर तो मैं ये रेक्टेंगल को कंसिडर करूं, रेक्टेंगल में एक लेंथ मुझे पता है 100 है, एक लेंथ मुझे पता है डी है। मेरे पास अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन होता ना, तो हम कुछ काम कर सकते थे, लेकिन रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं गिवन। पेरीमीटर गिवन होता, मैं उसमें से 100 और ये 100 माइनस करता, और जो आंसर आ रहा होता उसको 2 में डिवाइड कर देता ताकि डी की वैल्यू आ जाती। मुझे रेक्टेंगल का एरिया भी नहीं गिवन, मतलब मैं रेक्टेंगल से काम नहीं चला सकता। काम किसे चला सकते हैं, मेरे पास ये आर्क दी हुई है। अच्छा, आर्क किसकी है, ये सेमी सर्कल की। तो आर्क अगर हमारी सेमी सर्कल की हो तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का 2πr, ऐसा ही है। लेकिन ये फुल सर्कल का है, हमारे पास जो है सेमी सर्कल है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, और ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई आर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या हमारे पास ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू है, हमारे पास ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू ये रही। ये हमारी पास वैल्यू कितनी है, 100। उसने हमें बता दिया था क्वेश्चन में खुद ही कि ये जो आपकी सेमी सर्कुलर आर्क है किसके बराबर है, 100 के। तो हम यहाँ सी की जगह रखेंगे 100 इज इक्वल टू पाई आर। आर को सब्जेक्ट बनाओगे तो 100 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू आर। और 100 डिवाइड बाय पाई का आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। 100 डिवाइड बाय पाई, ये आपका आंसर आता है 31.831। वो रेडियस की वैल्यू आपकी आती है 31.831 सेंटीमीटर में लेंथ गिवन थी, मीटर में गिवन थी, तो ये मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडियस आया। ढूंढना क्या था, डायमीटर। तो यार डायमीटर के लिए सिंपली इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 31.831 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका कितना आता है, 63.662। डायमीटर आपका आ गया 63.662 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। अच्छा, जरा वापस डायग्राम पे आ जाओ। जो हमने अभी चीजें निकाली उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे रेडियस निकाला, रेडियस समवेयर यहाँ सेंटर से लाइन जा रही होगी, इसको ब्लू से कर लेते हैं। रेडियस समवेयर हेयर, यहाँ से लाइन जा रही होगी, और किसके बराबर था, 31.831 के। 31.
मैं पेन छोटा कर 31.831, और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी कितनी लाइन होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी 31.831 होगी। और डायमीटर कितना आ रहा है, 662। ये अब तक हमारी पूरी डायग्राम की जो हमें और जो थी वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। आगे चलते हैं, पार्ट बी, कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द ट्रैक। एरिया कैलकुलेट करना है टोटल, एक मिनट, टोटल इस फिगर का। यार हमने ऐसा तो कोई शेप नहीं पढ़ा जो इस तरह की आपकी कैप्सूल की तरह दिख रहा हो, ठीक है। ये बात है, हमें इसको डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा तो जाके हमारा कुछ काम हो। देखो सबसे पहले इस शेप में हमारा है क्या क्या, एक सेमी सर्कल ये रहा, एक सेमी सर्कल ये रहा, एक सेमी सर्कल ये है, एक सेमी सर्कल ये है, और एक आपका क्या है, एक आपका रेक्टेंगल है। और हमने ये तीनों शेप का एरिया निकालना है इंडिविजुअली, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कलर चेंज करते हैं और इनके एरियाज निकालना शुरू करते हैं। ग्रीन ले लेते हैं, बल्कि ग्रीन तो है, कोई और कलर, ये डार्क ले लेते हैं। चलो एरिया निकालना है यार इनका, जरा आ जाओ। सबसे पहले अगर हम ये रेक्टेंगल की बात करें, ये रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की एक लेंथ है 63.662, एक लेंथ है 100। तो अगर एरिया निकालना हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और लेंथ कितनी है 63.662, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 63.66.2। ये आपका रेक्टेंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल की बात करते हैं। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा हाफ सर्कल है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। वैल्यू पुट करना शुरू करो, एरिया इज इक्वल टू पाई, आर की जगह भी ऐसे ही छोड़ते हैं, और डिवाइड बाय 2। बात आती है यहाँ पे रेडियस क्या है, तो देखो यहाँ पे ये हमने रेडियस पहले पार्ट में निकाला था, कितना आ रहा था 31.831। यहाँ पे वही वाली वैल्यू इनपुट कर दोगे 31.831 वाली। तो 30, हाँ कलर क्यों चेंज हो गया, एक मिनट रुको यार। यहाँ पे आपकी 31 वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 31.831 का 31.831 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई, अरे यार मैं गलत कैलकुलेटर ले आया हूँ, एक मिनट रुको, बल्कि ये रहा, हाँ 31.831 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आंसर आता है 1591.549। एरिया इज इक्वल टू 1591.549, ये हमारा एरिया आ गया इसका। अच्छा देखो, जो सेमी सर्कल इधर है वही सेमी सर्कल इधर भी है, तो जो हमारा एरिया इधर आ रहा है वही एरिया हमारा इसका भी आएगा, ऐसा ही है। तो यहाँ का भी एरिया भी कितना होगा 1591.549। तो देखो हमने तीनों शेप्स के इंडिविजुअल एरियाज निकाल लिए, तीनों शेप्स के हमने इंडिविजुअल एरियाज निकाल लिए। एक का आ रहा है 1591, जरा यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, 1591.549 प्लस एक एरिया आ रहा है 6366.2, और एक एरिया आ रहा है 1591.549। ये तीनों के एरिया निकाल लिए। अच्छा ये एरिया है किस किस के, ये आपका सेमी सर्कल है, ये चीजें मेंशन करनी है तुम लोगों ने लाजमी, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, ये आपका रेक्टेंगल है, और ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो इस चीज को आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, 1591.549
प्लस 1591.549 प्लस 6366.2, ये आपका आंसर आ रहा है 9549, 9549.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो सबसे पहला काम क्या मांगा उसने हमसे, टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेड सॉरी टोटल एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द रनिंग ट्रैक। तो एरिया जो इनसाइड द रनिंग ट्रैक है वो हमारा ये वाला पूरा होगा। हमने देखा कि इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो हमें पूरी फिगर का एरिया निकाल के बता दे। तो हमने यहाँ पे अलग अलग आंसर निकाले। हमने इस सेमी सर्कल का निकाला, हमने इस सेमी सर्कल का निकाला, और हमने इस रेक्टेंगल का निकाला। अच्छा बाय द वे मुझे चीज बताओ, यहाँ पे आपका सेमी सर्कल है, और यहाँ पे आपका सेमी सर्कल है। अगर मैं इन्हें आगे ले आऊं तो एक सेमी सर्कल, अगर मैं इस पार्ट को आगे ले आऊं तो एक सेमी सर्कल, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली पूरा एक सर्कल ही बन जाएगा जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पे ये काम भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा इस आंसर के थ्रू हम यहाँ का एरिया निकाल लेते दोनों सेमी सर्कल्स का, और ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस कर देते। तो हमने यही काम किया, हमने यहाँ पे अप्रोच अपनी डिफरेंटली, हमने सेमी सर्कल का अलग निकाला, इस सेमी सर्कल का अलग निकाला, और फिर रेक्टेंगल का निकाल के इन सबको प्लस कर दिया, और आंसर हमारा इसका आ गया 9,549.299। ये आंसर गलत आया नूर तुम्हारा ना, 19,000 कैसे आ रहा है, क्योंकि एक वैल्यू मैंने ना 6,000 की है। रिप्लेस करवाया मुझसे। ओके 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 ओके, वही मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मैंने तो गलत नहीं लिख दिया कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया एरिया का। मेन क्वेश्चन का जो पार्ट है ना वो ये वाला है, और ये बड़ा एक हॉरिबल पार्ट है इसका। अच्छा, जरा इस क्वेश्चन पे आओ। देखो ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना पूरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ की। ये अगर अंग्रेजी तुम्हें समझ नहीं आई ना, मतलब अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है, तो मैथ्स में भाई तुम्हारे मार्क्स नहीं आ सकते, सीधी बात है। जरा इंग्लिश पढ़ते हैं इसकी। एस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट फॉर द 400 मीटर रेस फॉर अ रनर इनसाइड द लेन। देखो ये पॉइंट एस है, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये अच्छा चीज है ना, लिखते हुए चलते हैं कि हमारे लिए उसमें आसानी हो। ये एस जो है ना आपका, यही आपका स्टार्ट पॉइंट भी है, यही आपका एंड पॉइंट भी है। और ये अगर तुम नोट करो, ये जो इनर डायग्राम बनी हुई है, जो सॉलिड डायग्राम बनी हुई है, ये ऊपर वाली ही है एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो मेजरमेंट्स ऊपर है ना, वही मेजरमेंट्स नीचे भी आएंगे, यहाँ का रेडियस, यहाँ का डायमीटर, और हर चीज। तो ये हमारा एस जो है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इनर लेन का। ठीक है, अ रनर इन द आउटर लेन इज ऑलवेज 3 मीटर फ्रॉम द इनर पेरीमीटर। एक रनर होगा आपका एस पे, एक रनर होगा आपका ये आउटर लेन पे, और ये जो आउटर लेन पे है ना, ये आपके 3 मीटर दूर है इनर वाली लाइन से। यानी अगर तुम लोगों ने मैराथन देखे हो, वैसे हार्डली मुझे नहीं लगता किसी ने देखे हो, तो आपका ना एक एरिया होता है, और यहाँ पे आपके बंदे खड़े हुए होते हैं, और एक जो बंदा इधर खड़ा होगा वो जाहिर सी बात है कुछ डिस्टेंस पे इस वाले से खड़ा होगा। तो वो यही कह रहा है कि एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, और उनके बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और फिर कह रहा है द रनर इन द आउटर लेन, बाहर वाली लाइन की बात हो रही है। आउटर लेन स्टार्ट्स एट ए, रन्स 400 मीटर एंड फिनिशेस एट टी। देखो एक बंदा एस पे है जो 400 मीटर भाग रहा है, और एस से ही शुरू हो रहा है, वो यहाँ से पूरा भागा 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 और भाग के वापस एस पे आ गया। ये बंदा टोटल 400 मीटर भागा। और फिर एक बंदा है जो ए पे खड़ा है। ठीक है, एक बंदा है जो ए पे खड़ा है, एक मिनट हम उसको मेंशन करते हैं। ये पॉइंट ए पे खड़ा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और खत्म जो कर रहा है ना वो टी पे कर रहा है, खत्म ये कर रहा है टी पे, और ये इसका क्या है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। भाग दोनों ही 400 मीटर है। अच्छा देखो, अब अगर किसी ने मैराथन वगैरह नहीं देखे, तो उसके लिए मैं तुम लोग को रेफरेंस समझाता हूँ कि ये हुआ क्या। यार मुझे एक चीज बताओ,
कॉमन सेंस से सोचो, ये जो आउटर लेन है ये इनर लेन से ज्यादा बड़ी होगी, ऐसा ही। इनर लेन तो 400 मीटर है ना, लेकिन एक बंदा जो यहाँ बाहर खड़ा है उसको तो पूरा ऑल द वे कोने से जाना पड़ेगा, घूम 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 के यहाँ पे आएगा, मतलब ज्यादा भागना पड़ता है ना उसको। तो मैराथन में होता क्या है कि आपको डायगनली खड़ा करवाया जाता है। एक बंदा अगर यहाँ खड़ा हुआ है ना इनर लेन पे, तो आउटर लेन वाला बिल्कुल आगे खड़ा होता है, जस्ट टू बी श्योर कि हर बंदा सेम लेंथ भाग रहा है। कि अगर एस बंदा वाला 400 मीटर भाग रहा है तो ए वाला बंदा भी 400 मीटर ही भाग रहा है। तो इस वजह से इनर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, आउटर लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और बंदे भाग दोनों 400 मीटर ही रहे हैं। और हमें बताया टी एस इज इक्वल टू 3 मीटर, टी एस इज इक्वल टू 3 मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क टी ए, हमने बतानी है यहां से लेके यहां तक की लेंथ। यार ये आपका क्या है, ये मुझे बताओ। ये आपका एक सेक्टर है, ऐसा ही है। अच्छा, सेक्टर में हमें एक लेंथ पता है, बाहर की 3 है, और अंदर की हम निकाल सकते हैं। देखो ये सेंटर ओ है, और सेंटर ओ से पॉइंट एस तक का हमने रेडियस निकाला। सेंटर ओ ये रहा आपका, और पॉइंट एस हमारा ये वाला है, तो यहाँ का रेडियस कितना है, 31.831। मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे 31 एक मिनट में पैसे ही छोटे ही कर लूँ। हाँ ये, अच्छा अगर मैं ये छोटे वाले सेक्टर की बात करूँ, सिर्फ एक क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। अगर मैं ये छोटे वाले सेक्टर की बात करूँ तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा 31.831। अगर मैं बड़े वाले सेक्टर की बात करूँ तो इसका रेडियस कितना होगा, 3 होगा। नहीं, देखो रेडियस ना हमेशा आपका सेंटर से स्टार्ट होता है, तो सेंटर से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 31.831 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 34.831। अच्छा यार, अभी तक तो कहानी आसान थी। मसला पता है कहाँ आता है, कि हमने ये आर्क लाइन तो ढूंढनी है, लेकिन ये एंगल ही नहीं गिवन हमारे पास। एंगल ही नहीं गिवन तो कैसे काम करेंगे ना। तो यहाँ पे अब हमारी टेक्निकलिटीज आती है। यार हमें ये बात पता है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट टी तक कितना डिस्टेंस है, 400 मीटर का। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, एक और चीज मुझे बताओ, कि पॉइंट एस से ऊपर गए, और ये पॉइंट फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, यहाँ से ऊपर गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे। सिर्फ मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये कैसे निकालेंगे। यार मुझे बताओ कि ऊपर जरा डायग्राम पे देखो, ये पॉइंट ऐसा हमारा जो नीचे बना हुआ है, और ये मैंने जो पॉइंट खुद से मार्क किया, ये कितनी लेंथ है, 100। ऐसा तो नहीं है कि ये 100 जब ऊपर जाए तो ज्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट करूँ, अगर ये इतनी लेंथ जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट की है, अगर ये 100 है, तो ये यहाँ से जब मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये भी कितनी होगी, ये भी आपकी 100 होगी। ठीक है। अच्छा, फिर मुझे एक चीज बताओ, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपकी लेंथ 100 है, जो भी मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है। और फिर अगर इसके नीचे आ जाए हम, तो ये भी कितनी होगी, ये भी आपकी 100 होगी। अच्छा अब मुझे एक और चीज बताओ, ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, हम बाहर वाली आउटर लेन की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से गए और यहाँ पे एंड किया, ये टोटल कितना था, 400। देखो तुमने ये देखना है कि 400 में से, मैं यहाँ पे साइड पे वर्किंग कर रहा हूँ, आउटर लेन की अगर हम बात करें, आउटर लेन की अगर हम बात करें, तो टोटल पेरीमीटर आपका 400 है। 400 में से अगर मैं 100 और 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये 400 आपका पेरीमीटर है, ये 100 आपकी रेक्टेंगल की लेंथ है, जिसको मैंने आर एल से रेफर कर दिया, और ये भी 100 आपकी रेक्टेंगल की लेंथ है। तो कितना रह जाएगा, 200 रह जाएगा पेरीमीटर रिमेनिंग। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपका 200 जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ऐसा ही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि हम लोग टी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देखो यार, मुझे एक चीज बताओ, ये जो आपका शेप बना हुआ है ये क्या है, ये भी आपका सेमी सर्कल है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे एक अलग से बना दूं, तो ये कुछ इस तरह का शेप होगा, ऐसा ही है। और मैं तुमसे पूछूंगी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बता दो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की तो अभी हमें ऐसे नहीं बता सकते ना। मुझे एक चीज बताओ,
कि सेमी सर्कल की अगर सर्कुलर बाउंड्री निकालनी है, कैसे निकाली जाती है? 2 पाई आर के थ्रू, ऐसे ही 2 पाई आर के थ्रू हमारी ये वाली पूरी बाउंड्री आ जाएगी। अब रेडियस की कौन सी वैल्यू होगी? रेडियस की वैल्यू हमारी 31.831 होगी, रेडियस की वैल्यू हमारी 3 होगी, या इन दोनों को मिला के होगी। तो रेडियस ना हमेशा सेंटर से शुरू होता है। एक कॉमन गलती जो है, रेडियस 3 ले लेंगे या रेडियस ये छोटा सा ले लेंगे। हमें सर्कल कौन सा यूज कर रहे हैं? बड़ा वाला। सर्कल कौन सा यूज कर रहे हैं? बड़ा वाला। और सर्कल का सेंटर कौन सा है? ये वाला। सेंटर से जो लाइन कॉर्नर तक जाएगी ना, ये आपकी रेडियस होगी, यानी 31.831 प्लस 3। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 31.831 और इसमें प्लस करेंगे 3 को, तो हमारा इसका आंसर आएगा। देख लेते हैं कितना आएगा। मैं बस सर्कल हटा रहा हूँ, अब इसका काम नहीं है। तो 31.831 प्लस 3, हमारा नया रेडियस आता है 34.831। बल्कि यार इसको साथ साथ ना मेंशन भी करते जाते हैं, नहीं तो तुम लोग के लिए ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ब्लू से मेंशन कर लेते हैं इसको कि पूरा रेडियस जो है ना, सर ये पूरा रेडियस है 34.831। इसको मल्टीप्लाई करो 2, इसको मल्टीप्लाई करो पाई से, तो हमारा आंसर आता है 218। सर 218। अच्छा रुको, अब 84, पाया है 218.84, 8496। अच्छा देखो, ये जो हमने 218.846 निकाला है, ये किसके फॉर्मूले पे निकाले? 2 पाई आर का। और 2 पाई आर किसका फॉर्मूला होता है? पूरे एक सर्कल का। यानी हमने जो लेंथ निकाली है ना अभी, वो यहां से लेके यहां तक की निकाली है, और यहां से लेके यहां तक की निकाली है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमें लेंथ चाहिए यहां से लेके यहां तक की, और ये हमें पता है रिमेनिंग कितनी रह गई थी? 200। 200 में हमारा ये हिस्सा इंक्लूडेड है और ये हिस्सा इंक्लूडेड है, और जो अभी हमने आंसर निकाला 218.846, ये आपका यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, और यहां से लेके यहां तक है। तो अगर हम इस 218.846 में से ये 200 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। ऐसा ही है। तो हमने यहाँ पे सिंपली करना ये है कि आर की लेंथ ढूंढनी है। तो टोटल, मैं इस चीज को मेंशन करके लिखवा रहा हूँ, टोटल आर्क ऑफ बोथ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितनी है? 218.846, और रिमेनिंग पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर आर्क्स, ये कितना है जी आपका? ये आपका 200 है। तो अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपका आंसर कितना आएगा? 18.846 सेंटीमीटर में लेंथ ना मीटर में, तो ये मीटर में। देखो एक दफा वापस रिपीट कर रहा हूं। हमने ये लेंथ बतानी थी ए से लेके टी तक की, तो हमें यहाँ का एंगल नहीं पता था। तो हमने बोला कि जब एंगल ही नहीं पता, तो अब हमारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई। हमने कॉम्प्लेक्स को आसान बनाने की तरफ जाने के लिए क्या किया? हमने देखा कि ये जो इनर आपकी लेन है, इसका एक रेडियस हमने पहले निकाला था 31.831, ठीक है। और एक लेंथ उसने हमें दी हुई है 3 मीटर की, जो कि डिस्टेंस है आउटर लेन का और इनर लेन का। हमने रेडियस निकाला, हमने बोला कि ये जो आपका सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है। तो अगर हमने यहां से लेके यहां तक की लेंथ निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे? हम अपना सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा 2 पाई आर को मैंने यहाँ पे जानबूझ के डिवाइड बाय 2 नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यार मैंने अभी तुम लोग को एक चीज बोली थी कि ये आपका सरकमफ्रेंस और ये वाला आपका सरकमफ्रेंस मिलके क्या बना देगा? एक कंप्लीट सर्कल बना देगा। तो हमने ये किया कि हमने ये वाले सर्कल का और ये वाले सर्कल का मिला के हमने सरकमफ्रेंस निकाला 2 पाई आर के थ्रू। और हमने उसमें रेडियस कौन सा यूज किया? यार रेडियस होता है आपका सेंटर से जो लाइन जाए और कॉर्नर पे जाके मिले, ठीक है। तो इस वजह से हमारा 31.831 प्लस 3 करके रेडियस कितना आया? 34.831।
और उसको हमने मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ये 218.8496 इसका और इसका मिला के आया। अगेन मैं बोलूँ ये वजह क्यों की है मैंने, ये इस वजह से क्योंकि यार हमारे पास जो 200 था ना, जो रिमेनिंग आंसर आ रहा था, हम रिमेनिंग आंसर कैसे आया था, हमने ये रेक्टेंगल की लेंथ माइनस करनी थी टोटल पेरीमीटर में से। टोटल पेरीमीटर हमें पॉइंट ए से लेके पॉइंट टी तक का दिया हुआ था, जिसमें से हमने ये 100 हटा दिया और हमने ये 100 हटा दिया, तो रिमेनिंग लेंथ हमारी ये वाली बची थी, ये और ये। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों का लेंथ निकाली 218.8496 और 200। तो हमने यहाँ पे 218.8496 और 200 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इस वजह से हमारे पास ये वाली आर्क लेंथ आ गई। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें अब किसी को कोई सवाल वगैरह है चैट पे बोलना यार। मिशेल मिशेल और अशस क्लियर हुआ कि हमने डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं किया? यस सर। ठीक है, यस, चलो यार आगे चलते हैं। अच्छा यार मैं अगेन एक बात बोल रहा हूँ कि इस तरह के सवाल को देख के ना तुम लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखो परफेक्ट तो काम कोई भी नहीं करता। इवन जब आप अभी जब आपका एक टाइम आएगा कि आप अभी ईयरली पास पेपर्स करने बैठोगे, टाइम दूर नहीं है करीबी है, तुम लोग को मार्च में ईयरली पास पेपर करने बैठ जाने। ठीक है, तो जब ईयरली के पास पेपर करने बैठोगे तो फॉर एग्जांपल पेपर 1 कर रहे हो तुम 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का सॉरी, तो वो करने बैठोगे, उसमें से तुम लोगों के मैक्सिमम मैक्सिमम ना 50 आएंगे, मैक्सिमम 50-60 आएंगे, अगर तो तुम क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो जो पहली दफा कर रहे हो। उसकी वजह ये होती है कि यार क्वेश्चंस ना आप हमेशा परफेक्ट स्कोर नहीं कर सकते। हमेशा एग्जामिनर कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन लाजमी डालेगा या कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा डालेगा जो आपकी समझ से बाहर होगा, और वही जो पार्ट्स होते हैं ना वो आपके थ्रेशोल्ड नीचे लाते हैं। यही वजह है कि आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है पेपर 2, उसमें से आपका थ्रेशोल्ड अराउंड 70 to 80 के बिटवीन बन रहा होता है। हम लोग ने जो हमारा जो बैच था जब मैंने पेपर दिया था, हमारा बैच अगलोता ऐसा था जिसका आई थिंक थ्रेशोल्ड 60 और 70 के बीच में बनाया था, क्योंकि हमारा पेपर बहुत टेंशन, आप अगर नहीं बैठो तो शायद समझ भी ना आए और आप फिर डिमोटिवेट हो जाओ। तो ये ऐसी चीजें नहीं है, मार्क्स कटेंगे, पार्ट समझ नहीं आएंगे, यही चीज को हमने बेहतर करने के लिए यहाँ पे ये चीजें करनी है, ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग बैठे। अब ये नहीं है कि इस बात को तुम लोग बिल्कुल ही नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाओ और कोई पार्ट समझ ना आ रहा हो तो छोड़ दो वो पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन भी पूरा नहीं छोड़ना है। अभी एक आगे के कुछ चीजें आएंगी, उसमें मैं तुम लोग को समझाऊंगा कि पास पेपर में तुम लोग की अप्रोच क्या होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, खैर यार आगे आ जाओ, इसका एक और पार्ट है पार्ट 2। O is the center of semicircular part of the track. O is the center of semicircular, ये पॉइंट O है, ये आपका एक ट्रैक का पार्ट है सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल था और ये पॉइंट O इसका सेंटर है। कैलकुलेट एंगल AOT, एंगल AOT, ये वाला एंगल कैलकुलेट किया। इसको ना जरा मैं अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओ, अब पेन इतना छोटा हो गया एक मिनट रुको, ये A है, ये O है, ये T है, हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अब जरा आ जाओ, ये आसान सा पार्ट है, और यहाँ पे देखो टी और ओ के बीच में डिस्टेंस कितना है, हमने निकाला था 31.831 प्लस 3 कितना होता है 34.831, तो ये आपका है 34.831। और ए टी की अभी हमने आर्क लेंथ निकाली, कितनी आ रही थी, सेम चीज है, कितनी आ रही थी 18.846, तो यहाँ पे लगा दोगे 18.846। देखो रिवर्स वर्किंग का सवाल है, आपके पास आर्क लेंथ गिवन है और आपके पास रेडियस भी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढना है, एंगल ढूंढना है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा, एक मिनट, थीटा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, यार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय, चलिए तो आर्क लेंथ हमारे पास कितनी गिवन थी, हमने निकाली थी 18.846, 18.846 इज इक्वल टू एंगल अननोन है, एंगल ही ढूंढना है तो उसको थीटा की टर्म्स में रहने देते हैं,
डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 34.831। तो देखो यहाँ पे आपका ये 360 इधर इन सारी टर्म के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर भेज के हम 18.846 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आपका 2 पाई यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 34.831, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, इधर आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 18.846 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई 34.831। इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लेंगे। 18.846 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये आपका आंसर आता है 31.00 आ रहा है, तो 0.00 हम वैसे ही मेंशन नहीं करते हैं, तो ये सीधा सीधा आपका कितना हो जाएगा 31 डिग्री। ये वाला हमारा आसान सा पार्ट था। आसान से क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन 13 पढ़ते हैं। द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ, द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारा एक सेक्टर है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस 9 है। रेडियस अगर उधर 9 है तो इधर भी 9 होगा, एंड द सेक्टर ऑफ एंगल इज 100 डिग्री। ये 100 डिग्री से यहाँ पे बना के दिया हुआ है। टेक द वैल्यू ऑफ पाई टू बी 3.14, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये पेपर 1 का सवाल है। यहाँ पे हमने विदाउट कैलकुलेटर करना है, और आईजीसीएसई वालों के लिए भी कोई डिफरेंट नहीं है कि वो बोलें कि हम पेपर 1 के क्यों कर रहे हैं, तुम लोग की इसमें भी प्रैक्टिस ही हो रही है। तो यहाँ पे वैसे तो हमेशा कैलकुलेटर में तुम लोगों ने पाई की वैल्यू एग्जैक्ट डालनी है, शिफ्ट दबा के आपकी मल्टीप्लाई बाय 10 की जो की होती है वो वाली दबाओगे। लेकिन जब एग्जामिनर ने खुद बोल दिया ना कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.142 3.14 सॉरी, तो आपने भी वैल्यू क्या लेनी होगी 3.14। इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। क्या ढूंढना है, आर्क लेंथ। आहिस्ता आहिस्ता करते हैं इसको। आर्क लेंथ फॉर्मूला होता है आपका θ डिग्री डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, आर्क लेंथ ढूंढनी है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नहीं बोलिए लेने को 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 9। अब परेशानी ये होगी कि ये 2 मार्क का सवाल था आई थिंक, और 2 मार्क के सवाल के लिए हम 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9 ये इतना काम करें और सिर्फ 2 मार्क मिले तो क्या फायदा है ना। तो देखो इसकी टेक्निक ये है कि डेसिमल वाली चीजें जितनी भी दिख रही है ना तुम्हें, डेसिमल वाली चीजें कितनी है, एक यही है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 3.14 जो है आपका, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं 100/360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 314/100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो हमने डिनोमिनेटर में 1 के साथ 2 जीरोस लगा दिए, मल्टीप्लाई बाय 9। अब सिंप्लीफाई करना शुरू करो, 0 से 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आपका और क्या कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 36, और 0 ज़ा 0, फिर 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 0 ज़ा 0। तो बच क्या रहे 314/20। फिर सिंप्लीफाई करते हैं 2 के टेबल से। 2 के टेबल पे 31 नहीं आता, लेकिन 30 आता है 15 पे, और 1 बोरो कर दो तो 14 आता है कितने पे 7 पे, और 20 आता है 10 पे, 157/10। और फिर हमने ये अपने बेसिक वाले चैप्टर में देखा था कि जब 1 के साथ 0 आ जाए तो हम ऊपर डेसिमल को 1 डिजिट पीछे मूव कर देते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 15.7। और लेंथ किस में दी हुई है, हमें मीटर्स में दी हुई है सेंटीमीटर में दी हुई है, सेंटीमीटर्स में दी हुई है, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगा देंगे। अच्छा, बाय द वे ये मैं लेंथ यूनिट्स इसके खुद ही लगाता हूँ, पेपर में तुम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। पेपर में आपका यूनिट जो है वो आंसर सेक्शन में लिखा हुआ होता है, और अगर आप यूनिट लगाओ ना भी लिखा हो तो आप यूनिट लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने खुद की आदत बनाई हुई है कि यूनिट्स में साथ में लिखूं। ठीक है, और ये यूनिट लिखने की आदत स्पेशली जो यहाँ के साइंस के बच्चे हैं उनके काम आती है, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स में यूनिट लिखने के मार्क्स होते हैं, मैथ्स में नहीं होते।
तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 15.7 सेंटीमीटर। विदाउट कैलकुलेटर करना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे तुम लोगों के सामने विदाउट कैलकुलेटर ही किया। और देखो तुम लोगों की अप्रोच भी ना, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कटिंग देख रहे हो किस तरह की है, नंबर के नीचे नंबर, नंबर के नीचे नंबर, इसी तरह तुम लोगों ने भी कटिंग करनी है। कुछ बच्चों की आदत होती है, पता है किस तरह कटिंग करते हैं, 100/360 लिखा हुआ है, 2 का लिखेंगे 50, 360 का लिखेंगे 180, फिर 50 का 25, 180 का 90, और फिर ये इस तरह ना कॉर्नर पूरा पेज ले लेंगे, खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मार्क्स भी खराब हो जाएंगे और मसले होंगे। तो इस तरह प्रॉपर वर्टिकल ऑर्डर में नंबर काट के नीचे लिखते रहोगे। ये नहीं है कि यहाँ जा रहे हो यहाँ जा रहे हो, ये काम नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। आगे हमें कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल का 3D शेप। क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। हमें ये पूरी मेजरमेंट दी हुई है, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड पार्ट ए इट्स वॉल्यूम, पार्ट बी इट्स सरफेस एरिया। यार वॉल्यूम ढूंढना है 3D शेप का। हमारा क्यूबॉइड क्या होता है, हमारा क्यूबॉइड प्रिज्म होता है। प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, अब किसी को भी हम बेस एरिया बना लेंगे। बस एक चीज याद रखना कि फॉर एग्जांपल बेस एरिया हमारा ये वाला है। हम्म तो यहाँ पे हमने दो कौन से एक्सिस यूज किए, एक एक्स एक्सिस, एक सॉरी एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को अगर हमने बेस एरिया, तो फिर जी एक्सिस वाली आपकी हाइट होगी। तो 2 × 10 ये आपका बेस एरिया हो जाएगा। 2 × 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी हो जाएगी, 6। तो 10 2 × 20 होता है, 20 × 6 ये आपका कितना होता है, 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये पहला पार्ट था, 1 मार्क का था, 1 मार्क हमें यहाँ पे पूरा मिल गया। इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब बंदा परेशान होगा कि लेंथ सिर्फ ये इतनी सी दी हुई है और सरफेस एरिया ढूंढना है। तो यार मुझे बताओ, क्यूबॉइड की अगर एक ये फ्रंट पे साइड है, इसी तरह एक बैक पे होगी, लेकिन इसे यहाँ बनाई भी नहीं है, और ऑफ कोर्स वो बना के नहीं देगा, तुम्हारी खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक साइड जो फ्रंट पे है वही सबकी एक बैक होगी। हम्म एक साइड जो ये राइट साइड पे है, यही साइड आपकी एक लेफ्ट साइड पे होगी, और एक साइड जो आपकी टॉप पे है वही साइड आपकी एक बॉटम पे होगी। ऐसा ही विजुलाइज कर लिया करो अपने पास। और अगर विजुलाइजेशन में बुरे हो तो खुद से ना बना लो, एक इस तरह की लाइंस बना लो कि तुम्हें समझ आए कि शेप है किस तरह का, काम क्या करना। अब तुम्हें थोड़ा बेहतर समझ आएगा। तो एक काम करते हैं, हर शेप का उसी के सामने एरिया लिख लेते हैं। मैं पहले फ्रंट वाला शेप ले रहा हूँ। इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 2 × 10 करके। 2 × 10 कितना होता है, 20। फिर मैं ये राइट साइड वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, इसमें एक लेंथ दी हुई है 6, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, यार देखो इधर 2 है तो इधर भी कितनी होगी, इधर भी 2 होगी। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो 2 × 6 कितना होता है, 6 2 × 12, ये आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट में देखो हमने फ्रंट वाली साइड कर ली, इससे आपकी बैक वाली साइड भी हमारी निकल आएगी। हमने राइट साइड कर ली, इससे हमारी लेफ्ट साइड भी निकल आएगी। बस ये कौन सी रह गई ये साइड, ऊपर वाली। ऊपर वाली साइड की डायमेंशंस क्या होंगी, एक तो हमें दी हुई है 10, ये वाली 10 हो जाएगी और ये वाली 6 हो जाएगी। तो 10 × 6 कितना होता है, 60। ये अभी ना हमने एक एक साइड की निकाली है। तो हम इन सारी साइड्स को, पहली हमारी आई 60, दूसरी आई 20, तीसरी आई 12, इन सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 60 2 × 120, 20 2 × 40 और 12 2 × 24। तो 0 + 0 + 4 इज 4, 4 + 2 + 2 इज 8 और 1 + nil इज 1। तो ये आपका एरिया ऑफ सरफेस एरिया आ गया कितना, 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। 184 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। और वॉल्यूम कितना आ रहा था, 120 सेंटीमीटर क्यूब। पेपर 1 के सवाल है, सिर्फ इस वजह से कि तुम लोग की थोड़ी बेस बैठ है इस टॉपिक पे, ये हमारे एक एक मार्क के सवाल सॉल्व हो गए। आगे आ जाओ, ये भी पेपर 1 के हैं। अ क्यूबॉइड इज शोन इन द डायग्राम। अगेन रेक्टेंगल का 3D शेप है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 90,000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे दिया यानी रिवर्स वर्किंग का सवाल होगा लास्ट में। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। सबसे पहले तो क्यूबॉइड है आपका, प्रिज्म है, और प्रिज्म का एरिया वॉल्यूम कैसे निकलता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट।
अब यहाँ पे हमें दो लेंस दी हुई हैं, एक 60 और एक 50। ये 60 आपकी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है और ये 50 आपकी डायगोनल है, ये जी एक्सिस पे लाई कर रही है। तो थर्ड एक्सिस कौन सा होगा? वाई एक्सिस, यानी ये जो ऊपर लाइन जा रही है, ये जो ऊपर लाइन जा रही है, ये जो ऊपर लाइन जा रही है, ये आपकी क्या होगी? ये आपकी हाइट होगी। ये नहीं पता है तो बेस हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। वॉल्यूम आपके पास गिवन है 90,000 इज इक्वल टू बेस एरिया में हमारे पास, एक मिनट पेन ग्लिच हो गया, हाँ, बेस एरिया में आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय हाइट नहीं पता। ये 60 मल्टीप्लाई बाय 50 को पूरा उठा के दूसरी साइड पे ले जाओगे तो 90,000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 50, जीरो से जीरो कैंसिल इज इक्वल टू एच बी है, जीरो से जीरो कैंसिल। तो आपका क्या बचा? 900 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको और सिंप्लीफाई करोगे कैसे? 3 के टेबल से, 3 टू 3 3 9। तो आपका अब क्या बचा? 300 ऊपर बचा और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 10। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा आपका और हाइट कितनी आ जाएगी आपकी? 30 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2 मार्क का, सिर्फ और सिर्फ रिवर्स वर्किंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या कह रहा है? द डायग्राम शोज अ सॉलिड क्यूबॉइड, फिर से क्यूबॉइड है यानी रेक्टेंगल का 3D शेप है, विद बेस 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। उसने बेस दी हुई है 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर की, एक एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, एक जी एक्सिस पे लाई कर रही है। तो वाई एक्सिस वाली इसकी हाइट होगी, ये वाली इसकी हाइट होगी। ठीक है, द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज एक्स सेंटीमीटर, उसने खुद ही बता दिया कि ये एक्स जो है ये शेप की हाइट है। अब देखो क्वेश्चन ना हमारे आहिस्ता 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 करके एक्सट्रीम डिफिकल्टी की तरफ जाएंगे। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स का क्या मतलब है? इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब है कि आपके आंसर में ना एक्स आ रहा होगा। फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, आपने इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। मुझे एक चीज बताओ, अगेन वही पहले वाली बात करूंगा, एक शेप जो ये फ्रंट पे है, यही शेप आपका एक बैक पे होगा, ऐसा ही है। एक शेप जो आपका राइट साइड पे है, एक शेप इसी तरह का आपका लेफ्ट साइड पे होगा, और एक शेप जो आपका टॉप पे है, उसी तरह का एक शेप आपका बॉटम पे होगा। तो हम अगर फ्रंट वाली साइड का एरिया निकालने की बात करेंगे, कितना निकलेगा? 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है जी? 10x। अगर हम राइट साइड वाले एरिया के निकालने की बात करें तो एक लाइन दी है 6 और ये वाली x इधर आके बन जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है? 6x। और अगर हम टॉप वाले एरिया की बात करें तो ये वाली 10 इधर आ जाएगी, ये वाली 6 इधर आ जाएगी। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? 60। मुझे बताओ, हमने तीन साइड्स निकाली हैं, 10x 6x और 60। जो काम अभी ऊपर किया ना सेम वही काम करना है। देखो एक साइड आई 60, एक साइड आई 10x, एक साइड आई 6x। इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, 10x मल्टीप्लाई बाय 2 20x, 6x मल्टीप्लाई बाय 2 12x। तो 120 को हम बाकी दो एक्सप्रेशन के साथ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ एक्स लगा हुआ है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 120 प्लस 20 प्लस 12 कितना होता है? 22x। ये हमारा पार्ट ए का आंसर आ गया। देखो हमारे आंसर में एक्स आ रहे, उससे यही बोला था फाइंड एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता ही है कि आपके आंसर में वेरिएबल्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स भी हो गया। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड निकाल लिया यहाँ पे। पार्ट बी, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसने बता दिया कि जो 120 प्लस 22x है ना, ये किसके बराबर है? 376 के। देखो टोटल सरफेस एरिया हमारा किसके बराबर आ रहा था? 120 प्लस 22x के, और टोटल सरफेस एरिया उसने हमें बता दिया कितना है? 376 इज इक्वल टू 120 प्लस 22x। सिर्फ और सिर्फ x को सब्जेक्ट बनाना है, 120 को दूसरी साइड पे लाओ तो दूसरी साइड पे आगे सब्ट्रैक्ट होगा।
तो 376 माइनस 100 कितना होता है? 276। 276 माइनस 20 कितना होता है? 256 इज इक्वल टू 22x। और फिर ये 22 इधर ला के डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाई 22। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 256 का हाफ कितना होता है? 128। 22 का हाफ कितना होता है? 11। और मेरे ख्याल से आगे सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तो नहीं यार, हमने कोई गलती की है। कोई गलती की है, क्या गलती की है जरा देखते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 10x को मल्टीप्लाई बाय 2 किया, ये 20x हो गया। 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 6x मल्टीप्लाई बाय 2, 12x हो गया। और 10 6 जा 60, तो 20 प्लस 20 22x, और ये इक्वल टू किसके? 376 के। तो 376 इज सर टू सर 26, हाँ शस। 20x प्लस 12x 32x होता है। हाँ यही मैं बोलूँ, क्या गलती आ रही है? 20 प्लस 12 आपका 32x है। इसको आगे सही कर लो, ये 22 22 22 22 22 22 हटा दो हर जगह से। ये 32x है, ये 32x है, ये 32x है, और ये 32x है। तो 256 डिवाइड बाई 32। 32 का हाफ कितना होता है? 16। और कर लो इसको। 128 का हाफ मेरे ख्याल से कितना होता है? 64। 16 का हाफ कितना होता है? 8। और 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अच्छा, ढूंढना क्या था? फॉर्म एन इक्वेशन इन x। ये जो हमने भी काम किया यहाँ पे, हमने इक्वेशन ही बनाई थी क्योंकि इक्वल टू था यहाँ पे। टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। हाइट किसके बराबर है? x के। और हमने वैल्यू किसकी ढूंढी है? x की। तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। एक पार्ट 2 का आंसर आ गया 8। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। अब ये जो खतरनाक सा शेप है, इस तरह का हमने शेप कोई नहीं पढ़ा। सही है। इस तरह का शेप हमने कोई भी नहीं पढ़ा। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द डायग्राम शोज अ सॉलिड प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? अपराइट शेप्स को प्रिज्म कहते हैं, यानी जिसकी दो साइड्स पैरेलल और इक्वल हो। हाँ, ये पेपर 1 के क्वेश्चन है, जब पेपर 2 पे आएंगे मैं बता दूंगा। ये सारे अभी पेपर 1 के कह रहे हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? जिसके दो साइड्स पैरेलल और इक्वल हो। यानी मुझे बताओ, ये वाला ये वाला शेप और ये वाला शेप, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ठीक है। ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर दी हुई है। द क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी, उसने खुद भी बता दिया क्रॉस सेक्शन कौन सा है आपका, ए बी सी डी का। तो ए बी सी डी का क्रॉस सेक्शन का ऑपोजिट कौन सा होगा? ये वाली साइड। और क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी जो है क्या है हमारा? ट्रिपीजियम। यार अगर वो ना भी बताता ना, हमें ये बात पता होनी चाहिए थी। देखो, ये हमारी दो पैरेलल साइड्स हैं, और जिस भी फोर साइडेड शेप में एटलीस्ट एक पैरेलल का पेयर बन जाए, वो क्या होता है? ट्रिपीजियम होता है। ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ है 2, बी सी की लेंथ है 5, सी डी की लेंथ है 6, और डी ए की लेंथ है 3। और एंगल डी ए सी हमें दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री। ये यहाँ पे उसने बना के भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रिपीजियम ए बी सी डी। अब देखो, कर हम कौन सा शेप रहे हैं? 3D शेप। लेकिन पहले पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो? 2D शेप का एरिया निकालने को। तो 2D शेप ना इसी तरह टेस्ट होता है, डायरेक्टली कभी इनका अलग से क्वेश्चन नहीं होगा। 3D शेप के ही सारे वो टेस्ट आ रहे होंगे तुम्हारे। तो ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ए प्लस, और यहाँ पे ए प्लस बी से हम किसको रेफर कर रहे हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ट्रिपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? एक ये 2 है और एक ये 6 है। तो ए और बी की जगह में आ जाएगा 2 + 6। ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय हाइट कौन सी होगी? ये असल सवाल है। हाइट हमारी ए से डी होगी या बी से लेके सी होगी? तो यहाँ पे एक जो बड़ी मिसकंसेप्शन होगी वो ये कि बी से लेके सी तक की लेंथ बड़ी है तो ये हाइट ले ली है। लेकिन नहीं, दो पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो आपकी हाइट होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? 90 डिग्री का। तो ये कितनी है? 3 है। तो हाइट हमारी ट्रिपीजियम की 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6 + 2 कितना होता है? 8।
तो 2 1 2, 2 4 8, आपका आंसर में आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और एट दी एंड 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इस ट्रिपीजियम का एरिया निकाल लिया। और ये हमारा ट्रिपीजियम क्या है, क्रॉस सेक्शन है, यानी बेस है, ये याद रखना। और बेस हमारी किस एक्सिस पे बनी हुई है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। पार्ट बी पे आ जाओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। यार ये एक लाइन है, लेकिन ये तुम लोग ना जिंदगी अजाब कर देगी। इसको जरा देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। टोटल सरफेस एरिया में तुम लोग को बोला, इसका कोई फॉर्मूला याद नहीं करना होता। ठीक है, 3D शेप में मैंने तुम लोग को सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोई भी याद करने से मना किया था। इस सरफेस एरिया को जरा निकाल, थोड़ा ना ब्रेक डाउन करते हैं। देखो, एक तो ये ट्रिपीजियम होगा फ्रंट पे, और ये एक ट्रिपीजियम होगा राइट साइड पे। अब जो मैं आगे काम करने जा रहा हूँ ना, सेम तरीके में तुमने काम करना है। ये ट्रिपीजियम है, और ये ट्रिपीजियम आपके दो हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। और ट्रिपीजियम का एक आ रहा था, 12 आ रहा था, अभी हमने पहले पार्ट में निकाला। हमने दो साइड्स कवर कर ली, एक और ये एक। ठीक है, अब देखो, एक ट्रिपीजियम के ये टॉप पे एक लेंथ लगी हुई है, और ये क्या होती है, ये रेक्टेंगल होती है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 5 और 20। यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये 5 है और ये 20 है। अच्छा मुझे बताओ, क्या इस तरह की दो है या ये एक ही है? ये एक ही है, क्योंकि देखो पीछे कोई और लेंथ है, हमें उसका नहीं मालूम। हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो है ना, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 20 की एक ही है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 100। हमने तीन साइड्स ले ली, फर्स्ट, सेकंड, ये ट्रेपेजियम हो गए, थर्ड। कौन सी साइड रह गई, ये जो जमीन पे लगी हुई है, जमीन वाली जो शेप है कौन सी है, ये भी रेक्टेंगल है, और इसकी मेजरमेंट्स क्या है, 6 और 20। तुम फिर से यहाँ पे नया शेप बनाओगे, ये 6 है और ये 20 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 120। ठीक है, अब हमने कौन कौन सी साइड्स कवर कर ली, ये ट्रिपीजियम हो गया, ये ट्रिपीजियम हो गया। ठीक है, ये हमारा जो फ्रंट पे ये लगा हुआ है, ये हो गया है, और ये जो बॉटम पे हमारी शेप लगी गई, ये हो गई है। कौन सी शेप रह गई यार, ये पीछे वाली आखिरी शेप है, और इसकी मेजरमेंट्स है 3 और 20। ये शेप भी तुम अपने पास बनाओगे, 3 और 20। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, 60। ये काम तुमने एग्जैक्ट जिस तरह मैंने किया है, इसी तरह अगर आपका कोई वियर्ड हॉरिबल शेप आ जाए तुम लोग के सामने, इसी तरह उस शेप की जो साइड्स है ना, इस तरह बना के उनका एरिया निकालना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये 2 मार्क में से 0 आने वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, ये सबके एरिया निकालिए यार, अब इन सबको प्लस कर लो। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने हैं, एक 12 है। अच्छा बाय द वे, ये 12 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, 12 एक ट्रिपीजियम का था, 12 2 जा 24 होता है। ठीक है, ये गलती सही कर लेना। तो टोटल सरफेस एरिया में एक लेंथ 24, एक 100, एक 120 और एक 60। तो पहले जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको कर लें। 100 प्लस 120, 220, 220 प्लस 60, 280, 280 प्लस 20, 300, और 300 प्लस 4, 304 इसका आंसर आ जाएगा, 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका 196 नहीं होगा, और हाँ 344 नहीं है, अच्छा 344 कैसे आएगा बेटा, 100 प्लस 120 220 होते हैं, 220 प्लस 60 280, और 280 प्लस 24 304। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 304 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा एक हमारा अजीब सा हॉरिबल सा शेप था, लेकिन दिखने में मुश्किल होते हैं ये, होते ये सारे प्रिज्म्स ही हैं। वो आपको कभी कोई ऐसा शेप नहीं देगा। अच्छा ये बड़े मजे की चीज बताऊं मैं, वो आपको कभी कोई ऐसा शेप नहीं देगा जो आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा। अगर तो कोई बड़ा सा ऑड शेप है, 100% चांस है कि वो प्रिज्म है। 99% भी नहीं बोल रहा मैं, 100% बोल रहा हूँ। 100% चांस है कि वो प्रिज्म है। और अगर वो प्रिज्म नहीं हुआ ना, तो आपका मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट लगेगा, कौन सा वाला, सिमिलैरिटी वाला। वो भी हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारी सिमिलैरिटी लग रही होती है। तो खैर, ये हमारा पार्ट ए और ये हमारा पार्ट बी सॉल्व हो गया है। और ये टॉप पार्ट था ना ये इस प्रिज्म का, वो आपने उसको नहीं कैलकुलेट किया। अरे तो टू हाँ, टाइम्स 20। ओके ओके ओके, इसको तो हम भूल ही गए यार हम।
ये 20 नहीं, एक मिनट मैं जरा क्रॉस चेक करूँ, 20 × 2, हाँ नहीं किया, ये एक लेंथ रह गई हमसे। इसको देखो, ये टॉप पे भी तो था ना, एक साइड हमारी ये थी, एक साइड हमारी ये थी, दो लेंथ हो गई। एक लेंथ हमारी बॉटम पे 3, एक लेंथ हमारी ये 4, एक लेंथ हमारी पीछे 5, और एक ये टॉप पे भी थी 20 × 2 की। इसको यहाँ पे कर लो, थैंक यू यशस। इसकी एक है 2 और इसकी एक है 20, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 20 × 2, और ये कितना होता है 40। तो आंसर में अपना 40 भी ऐड कर लो, तो 304 + 40 आपका हो जाएगा 344 सेंटीमीटर स्क्वायर। 304 नहीं है ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यार, आगे आ जाओ। आगे हमें कह रहा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, with AB is equal to 6 सेंटीमीटर and BC is equal to 9 सेंटीमीटर। ए बी की 6 सेंटीमीटर लेंथ है, BC की 9 सेंटीमीटर लेंथ है। अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल, ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ज्वाइंट टू अ ट्राइंगल अलोंग ए बी। एक शेप आपकी ट्राइंगल की है, एक शेप आपकी सर्कल की है। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a plus b pi for the total area of the shape। जब भी वो तुम्हें बोले ना इन द फॉर्म, इसको इग्नोर कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है, इसको तुमने घास भी नहीं डालनी। नॉर्मल जैसे पार्ट सॉल्व करते हो वैसे पार्ट सॉल्व करोगे। क्या करना है जी, हमने बताना है टोटल एरिया ऑफ द शेप। तो यार देखो, एक सर्कल का एरिया निकलेगा, एक ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। ट्राइंगल का एरिया निकालने की बात कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो कैसे निकलते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है 9, हाइट कितनी है 6, 2 1 2, 2 3 6, एट दी एंड आपका क्या रह रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और 9 3 कितना होता है 27। ये आपने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। इसी तरह सर्कल का एरिया निकाल लो। सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर से, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। तो पाई आपका, मुझे बताओ रेडियस क्या होगा, डायमीटर था 6, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, 6 का हाफ कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर ओवर 2। तो कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 पाई ओवर 2। यार देखो, हमारा एक एरिया ये है, ठीक है, एक एरिया ये है, इन दोनों को प्लस कर दो, 9 पाई ओवर 2 और 27, तो 27 प्लस 9 पाई ओवर 2। अच्छा, अब जो हमने शुरू में चीज इग्नोर की थी, जरा उस पर आओ। क्या कह रहा था वो, ए प्लस बी पाई की फॉर्म में आंसर देना। अगर हम इसको कंपेयर ए प्लस बी पाई से, तो देखो ए मतलब हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, वो नंबर क्या है 27 है, यानी ए की वैल्यू क्या है 27। और बी पाई का क्या मतलब है कि बी कोई एक नंबर होगा और उसके साथ पाई लगा हुआ होगा। तो पाई के साथ क्या नंबर लगा हुआ है 9/2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी 9/2। ये असल में करना था वो तुमसे, इसका कुछ भी नहीं होता, ये इन द फॉर्म का मतलब होता है आपने एग्जैक्ट आंसर देना। ठीक है, ओ लेवल्स में जब तक तुम हो तुम्हें वो बोलेगा इन द फॉर्म, इंस्टेड के वो ये बोले गिव योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। गिव योर आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म ए लेवल्स में यूजुअली बोला जाता है, ओ लेवल्स में बोलते हैं इन द फॉर्म, और वो तुम्हें फॉर्म बता देगा कि इस तरह की फॉर्म में आंसर ले आओ। तो ये तुमने फॉर्म अपनी लिखी, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा था उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म के साथ कंपेयर कर लिया। यूजुअल पार्ट्स में वो तुम्हें यहाँ पे ए और बी की अलग से वैल्यू पूछेगा। ठीक है, वो तुमसे ए की भी पूछेगा, बी की भी अलग से पूछेगा। इस वजह से तुम क्या करोगे, ए के ऊपर ए की वैल्यू देके यहाँ पे लिख लो, बी के ऊपर बी की वैल्यू देके यहाँ पे लिख लो। अच्छा, बी की वैल्यू सिर्फ पाई के साथ वाली वैल्यू नहीं लिखना, ये बी का मतलब होता है ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। डेसिमल नहीं होता, फ्रैक्शन और नंबर हो सकता है। तो फ्रैक्शन हमारा क्या था 9/2, इस वजह से हमारा आंसर आ गया। आंसर यहाँ पे पूरा लिखेंगे हम। आंसर हमारा क्या है 27 प्लस 9 पाई ओवर 2, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या कह रहा है जी, अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक शेप आपका स्क्वायर है, एक शेप आपका सर्कल है। सर्कल की लेंथ 8 है और स्क्वायर की लेंथ 8 है, और सर्कल का डायमीटर 6 है।
डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा 3, ठीक है, क्योंकि डायमीटर तो हमारे काम आता नहीं है, रेडियस ही काम आता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन, फाइंड एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ये हम इन द फॉर्म वाला पार्ट छोड़ देंगे। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया बताना है हमें। यार शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, ये समझो एक स्क्वायर फॉर्म में आपका केक है, उस केक में से आप सेंटर वाला पार्ट हटा दो तो रिमेनिंग पार्ट का जो केक बचेगा वो हमने बताना है। तो हमारा इसका एक फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, हमने बताना है शेडेड एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम पहले, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, एल स्क्वायर के थ्रू, माइनस एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर के थ्रू। तो लेंथ कितनी है स्क्वायर की, 8 का स्क्वायर, माइनस, और पाई रेडियस किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 पाई। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, इसके आगे हम नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। क्या कह रहा है, अब जरा वापस आ लो, इन दी फॉर्म ए माइनस बी पाई, जरा कंपेयर करो इसको, ए माइनस बी पाई। यार ए के ऊपर क्या नंबर है 64, बी के ऊपर क्या नंबर है 9। तो अगर वो तुमसे इंडिविजुअल ए और बी की वैल्यू पूछे, ए की वैल्यू लिख देना 64, बी की वैल्यू लिख देना 9, और अगर पूरा आंसर पूछे तो लिख देना 64 माइनस 9 पर। और ये 64 माइनस 9 नहीं करना, ठीक है, ये बड़ी मिसकंसेप्शन होती है। जैसे हमारे वेरिएबल्स होते हैं ए बी सी डी, इसी तरह आपका पाई भी एक वेरिएबल ही है, आप इसको वेरिएबल की तरह ही ट्रीट करते हो। अगर तो 64 के साथ पाई लगा हुआ होता तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, हमारा आंसर आ जाता 55, ठीक है। लेकिन अगर 64 के साथ कुछ भी नहीं है और 9 के साथ पाए है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ एन ईयरिंग, ये एक ईयरिंग है, बड़ी अजीब सी ईयरिंग है, और हमें कह रहा है इट इज इन द शेप ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। ये आपका एक सेक्टर है और ये भी आपका एक सेक्टर है, ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 45 डिग्री। बड़ा वाला जो सेक्टर है उसका रेडियस 3 है और एंगल है 45 डिग्री। फ्रॉम विच अ सेक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड एंगल 45 हैज बीन रिमूव्ड। बड़े वाले पार्ट में से ये छोटा वाला पार्ट रिमूव किया गया है जिसका एंगल 45 है और रेडियस 2 है। कैलकुलेट द शेडेड एरिया, वही काम है, बड़े वाले का एरिया निकालेंगे और इसमें से छोटे वाले का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ब्ला ब्ला ब्ला, ये हम नहीं पढ़ेंगे, एंड एज स्मॉल एज पॉसिबल। अच्छा, ये चीज इसने यहाँ तो लिख दी है एज स्मॉल एज पॉसिबल, इसका मतलब होता है सिंप्लीफाई करो। ये लिखे ना लिखे, सिंप्लीफाई लाजमी करना है। सिंप्लीफाई नहीं करोगे आपके मार्क्स कटेंगे, 1 मार्क होता है पूरा सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन छोड़िए तुम्हारा 1 मार्क गया फजूल का। तो आज उसको सॉल्व करते हैं, एरिया निकालने। तो एरिया ए से रिप्रेजेंट करूँ मैं, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर करेंगे, निकालेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो हम ये बात कर रहे थे कि कुछ मशहूर वैल्यूज होती हैं, जैसे 45 डिवाइड बाई 360, 90 डिवाइड बाई 360, इसी तरह आपका होता है, और क्या होती हैं, 180 डिवाइड बाई 360, उसके बाद 270 डिवाइड बाई 360। तो ये ना रटी हुई होनी चाहिए तुम लोगों को, और ये जब वैसे प्रैक्टिस करने बैठे होते हैं वैसे ये याद हो जाती हैं, और ये पेपर 1 में टेस्ट होती हैं। तो 45 डिवाइड बाई 360 का एक अंडरस्टूड आंसर होता है 1/8, ठीक है। तो 1/8, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपका क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 पाई/8, माइनस, फिर 45 वन जा 45, 45 8 जा 360, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 पाई/8। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख लोगे, 9 पाई - 4 पाई/8, 9 पाई - 4 पाई कितना होता है 5 पाई, और 5 पाई/8 हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। अच्छा देखो, अब जरा वापस आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या कह रहा था, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ए पाई ओवर बी। अगर तुम इसको कंपेयर करो
ए पाई ओवर बी से। तो पाई के साथ एक नंबर है, पाई के साथ एक नंबर है 5, और यहाँ पे पाई के साथ क्या है ए। तो ए की वैल्यू होगी 5, और डिनोमिनेटर में बी है, और इधर डिनोमिनेटर में क्या है 8। तो ए और बी दोनों की वैल्यूज हमने बता दी। अच्छा, सब इतने खामोशी हो गए यार, चैट पे बोलते रहो कुछ ना कुछ। खैर, ये हमारा सॉल्व हो गया।